नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नवीन चौधरी संस्कार समृद्धि ऐप में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है बायोलॉजी का पेपर 4th, जिसको अपन डिस्कस करेंगे, जिसके पॉइंट्स को अपन समझेंगे। नहीं समझ में आए तो अपन दोबारा पूछेंगे, ठीक है। तो देखो, जो भी पॉइंट मतलब टॉपिक का या क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन है, वो ऑप्शन अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप एक बात ज़रूर देखिएगा कि आपके पास जो भी नोट्स या बुक अवेलेबल है उसके अंदर आपने वो टॉपिक या तो पढ़ा नहीं है या आपने उसमें लिखा नहीं है, तो वो जो पॉइंट है जो आपने मिस किया है उसके कलेक्शन के बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि अपने पास में एग्ज़ाम का बहुत कम टाइम है, महीना भर टाइम बचा है। इसके अंदर अपने को वे सारे कंटेंट्स भी अवेलेबल करने हैं जो अपन ने पूरे पिछले साल में या अभी तक अपन ने मिस किए हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन बिना कोई टाइम खराब करे हुए, सबसे पहला जो अपना जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, देखिएगा क्वेश्चन है, ल्यूकेरिया रोग का रोग कारक है या रोगजनक है या पैथोजन है। अब तुम सोच रहे होंगे कि ल्यूकेरिया क्या होता है, तो देखो बात करते हैं। ल्यूकेरिया जो होता है एक प्रकार का, इसी को कहा जाता है श्वेत प्रदर रोग। क्या है? एक प्रकार का श्वेत प्रदर रोग, व्हाइट वाटर डिस्चार्ज डिजीज होती है, महिलाओं में होती है। एक प्रकार का ये मान लीजिए आप प्री स्टेप है एसटीडी का, ठीक है। ये लंबे समय तक अगर रहती है तो फीमेल में बांझपन का भी एक कारण हो सकता है, ठीक है ना बेटा जी। तो ये है ल्यूकेरिया। तो इसका रोगजनक क्या है? सीधा सटीक आंसर है इसका, देखो इसका आंसर होगा प्रोटोजोआ। क्या होगा? प्रोटोजोआ, क्योंकि जीवाणुजनित जो एसटीडी है वो ल्यूकेरिया और सिफिलिस है। कौन कौन सी है एसटीडी की बात करें तो? ल्यूकेरिया और सिफिलिस और गोनोरिया। विषाणु की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक तो हेपेटाइटिस बी है, एक HIV वाला एड्स है, और एक आप याद रखो, नाम सुना अपन लोगों ने, हर्पीस। तो ये एसटीडी रोग है। एक अपन और भी मान सकते हैं, मम्स भी एक प्रकार का ही, मम्स नाम सुना ना, तो मम्स भी एक प्रकार का एसटीडी रोग है जो इनसे होता है। कवक जो होता है वो इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी एसटीडी नहीं करता है, ठीक है बेटा जी। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इससे एक ही बीमारी होती है, तो सबसे ज्यादा एसटीडी के समान ही बीमारी होती है, नाम उसका ल्यूकेरिया, श्वेत प्रदर रोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार में सबसे बड़ी WBC कौन सी है? इसको भी आप देखो ट्रिक से अगर फॉलो करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, आई थिंक और ज्यादा अच्छे से समझ सकोगे आप। WBC के बारे में ट्रिक याद रख लीजिएगा। देखो, मोनो का मतलब होता है एक है लेकिन सबसे बड़ी है। लिम्फो में नाम आ रहा है, लिम्फ में नाम आ रहा है लिटिल, L फॉर लिम्फोसाइट, L फॉर लिटिल। लिटिल का मतलब सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। बेस का मतलब होता है देखो कम या आधार, तो संख्या में सबसे कम WBC। एसिडोफिल जो होता है वो अम्लीय प्रकार की होती है, इसे इओसिनोफिल भी नाम दिया जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है? इओसिनोफिल, ठीक है ना। तो एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, इओसिनोफिल। सबसे बड़ी, सबसे छोटी, संख्या में सबसे, देखो सबसे कम, तो पूछ ले संख्या में सबसे ज्यादा कौन सी होती होगी? नंबर में सबसे ज्यादा कौन सी है अगर कम ये है तो देखो जो N नाम से स्टार्ट होती है, न्यूट्रोफिल। संख्या में सबसे ज्यादा, संख्या में सबसे बेस, अरे ये गाड़ी है, इसकी बेस प्राइस सबसे कम प्राइस, समझ में ही नहीं आई तो बेसोफिल। तो WBC के लिए एक लॉजिक है, दिमाग में आज बैठा लो, एक है लेकिन सबका बाप है, इसी को कहा जाता है मैक्रोपुलिसमैन। क्या कहा जाता है? मैक्रोपुलिसमैन। इसलिए मिस मत कर दीजिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। लिम्फोसाइट है, इसको नाम दिया जाता है माइक्रोपुलिसमैन। लिम्फोसाइट्स होती हैं उन्हें भी माइक्रोपुलिसमैन कहा जाता है, लेकिन उन्हें असिस्टेंट माइक्रोपुलिसमैन भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा बेटा ये चीज। अगला बात करें अपन 93 क्वेश्चन का।
टाइम खराब बिल्कुल ना करें, बस जो चीज है उस पर फोकस करें। देखिएगा, निम्न का मिलान कीजिए। अब ये मिलान कराने वाला जो क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है। मिलान कीजिए, अभी अब मैंने बताया था उसी को ही मापना है। ये अमीबता है बेटा जी, है ना, अमीबता। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इनमें से जीवाणु से संबंधित कौन सा है, विषाणु से संबंधित कौन सा है, कवक से रिलेटेड कौन सा है, प्रोटोजोआ से रिलेटेड कौन सा है। तो देखो अभी मैंने बताया था कि है ना जी, देखो जीवाणु से इनमें जो नाम आ रहा है वो होगा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब होता है सिर का बुखार, ब्रेन फीवर एक तरीके से। विषाणु से होता है देखो एसटीडी, मम्स रोग। कवक से होता है दाद, प्रोटोजोआ से होता है अमीबता। अब आप तुम खुद मैच करो, पहले में चौथा, पहले में चौथा है क्या भाई, सॉरी दूसरा कौन सा है, पहले में दूसरा, मतलब इन दोनों में आ रहा है। देखो ये रो अभी मैच हो रहा है सेम। तीसरा डिसाइड करेगा कि आंसर क्या है, तीसरे में आएगा चौथा, तो आंसर क्या होगा बेटा जी, ये वाला। ठीक है ना, मिलान करना आना चाहिए। अमीबता जो होता है इसे एमीबियासिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमीबियासिस। इसे रिंग कहा जाता है, इसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है, इसे मम्स। ठीक है, चलो जी, गलसुआ रोग बोलते हैं मम्स को, याद रखना, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, फोकस डालो जरा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। कौन से विटामिन की कमी से किडनी स्टोन हो सकता है। किडनी स्टोन का मतलब यह है कि वो वापस से है ना जी, किडनी के नेफ्रॉन से कैल्शियम का अवशोषण नहीं कर पाता, जिससे वापस अवशोषण नहीं करने से किडनी में कैल्शियम जम जाता है। कैल्शियम ऑक्सिलेट वाली है ना जी किडनी में स्टोन हो सकती है। ध्यान से सुनना, कोई जरूरी नहीं है कैल्शियम से ही बने स्टोन, है ना जी। अपन ज़्यादा फैट खाने से भी हो सकता है, ज़्यादा प्रोटीन खाने से भी हो सकता है, ज़्यादा कैल्शियम डाइट लेने से भी हो सकता है। समझ में आ रही है ना बात। कौन से प्रकार का स्टोन है, कहाँ है, कोई कुछ लोग बोलते हैं, सुना होगा बेटा आपने, अरे यार मेरे तो 6 mm की थी निकल गई, तेरे 3 mm की नहीं निकले। भाई उसकी लोकेशन का भी फर्क पड़ता है। मान लो आपके यहाँ पर देखो, ये अपना मूत्राशय है, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं ना मूत्राशय को, इसके नीचे का ये मूत्र मार्ग है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ से आ रही है, ये किडनी है, तो ये किडनी में यहाँ पर है निकल जाएगा, यहाँ पर है निकल जाएगा, यहाँ पर है निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ कहीं फंस गया या इन पिरामिड्स के पास में आसपास में कहीं फंस गया, है ना, तो निकलना स्टोन मुश्किल हो जाता है। किडनी के अंदर इस हाइलस जो पार्ट है इसके आसपास होगा तो निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ यूरिन का प्रेशर पड़ता है। कहते हैं ना बियर पीने से निकल जाता है। अरे बियर जो होता है वो क्या करता है बेटा, मूत्र ज्यादा बनाता है। मूत्र ज्यादा बनाने से क्या होगा बताओ, डायूरेटिक है ना, यूरिया ज्यादा बनाता है। यूरिया किस में होती है, यूरिन में। यूरिन ज्यादा बनाएगा, यूरिन ज्यादा बनाएगा तो बेटा जी प्रेशर पड़ेगा, स्टोन निकल गया। मेरे खुद के फ्रेंड के मैंने निकाली 1-2। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा, मतलब इसका संबंध भी होता है कैल्शियम अवशोषण से। कैल्शियम का बॉडी में अवशोषण कैसे होता है, इससे भी संबंध होता है। तो आंसर के देखो, B1 क्या होगा, बेरी होता है इसका बायोलॉजिकल नाम। B2 का होता है राइबोफ्लेविन। रोग है ये, रोग कहां से निकला इसका, इसके नाम से, थायमिन से। राइबोफ्लेविन से होता है चिलोसिस या किलोसिस। तो ये इधर रोग हो गया, इधर ये रोग हो गया। B6 से क्या होता है, एक तो एनीमिया होता है और एक ये रहा रीनल स्टोन। बेटा किडनी के लिए बायोलॉजी में नाम आता है रीनल, तो रीनल स्टोन भी हो सकता है। समझ में आ रही है ना बात। चलो जी, B9 से भी क्या होता है, एक एनीमिया ही होता है फोलिक एसिड से रिलेटेड। तो इसका जो केमिकल नेम है, अपन कहेंगे बायोलॉजी में इसका नाम जो निकलेगा वो निकलेगा बेटा जी पायरिडॉक्सिन। क्या नाम निकलेगा, पायरिडॉक्सिन। बहुत बार मैं इसको मेरे वीडियो में भी मैंने बताया विटामिन वाले के अंदर कि इसको कैसे याद रखें, इसकी एक कहानी होती है। B9 को बोलते हैं इंग्लिश में फॉलिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलो, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा B6 की कमी से किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96। चेक करो, निम्न में से किस ग्रह के चारों तरफ स्पष्ट वलय हैं। वलय का मतलब होता है उसके चारों तरफ रिंग्स होती हैं। एक ही ऐसा ग्रह, एक प्लेनेट है जिसको अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट कौन सा होगा। सपोज करो तो देखो, बुध जो होता है वो सबसे छोटा होता है, स्मॉल है ये। शनि,
यानी सेकंड बड़ा है, दूसरा सेकंड लार्जेस्ट, ये बड़ा है सबसे एक नंबर पे, लेकिन जिसकी पहचान कहते हैं ना तेरे चारों तरफ शनि का प्रभाव चल रहा है चारों तरफ, मतलब जिसके चारों तरफ रिंग है, तो आंसर क्या होगा बेटा जी, ये आंसर होगा। पृथ्वी क्या है बेटा जी, ब्लू प्लेनेट, नीले रंग का प्लेनेट मंगल, रेड कलर का प्लेनेट, हरे रंग का शुक्र प्लेनेट, है ना, जानते हो नहीं जानते हो? तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सटीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं अपन 96 के अंदर ई वेस्ट का सबसे, अब ई वेस्ट क्या होता है, ई वेस्ट का पूरा अर्थ होता है बेटा जी, अपन इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो ई वेस्ट का सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट का तरीका कौन सा है आपको पता होना चाहिए। तो आंसर क्या बोलेंगे अपन, भूमि में भराव कर देंगे, लैंडफिल कर देंगे। मरुस्थलीकरण मतलब मरुस्थल में दबा देंगे, मरुस्थल जैसा कुछ पहाड़ बना देंगे उसको, है ना, ऐसा कुछ नहीं, मरुस्थलीकरण से कोई संबंध नहीं है, नाम ही नहीं है ये तो बस आपको एक बावड़ा बनाने के लिए गेम खेला है, समझ में आ रही है बात। रिसाइकल, रीयूज, रिसाइकल है ना, पुनरुपचार के माध्यम को ढूंढना अपन को। तो रिसाइकल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को अपन जितनी बार काम में ले सकते हैं, उसके अंदर मेटल्स होती है, मेटल्स को निकाल के, प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक को अलग निकाल के, सिलिकॉन को अलग निकाल के, इनको बार बार इनको क्या है, शोधन में टाइम लग जाता है, बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। एक चिप आती है उसके अंदर बहुत पतली पतली वायरिंग आती है, वो मेटल की होती है, उनको निकाल लो, फिर उनको एक साथ मिला के मेल्ट कर लो, थोड़ी बहुत तो मेटल बनेगी ना। तो पहले उसके फोकस करना चाहिए इसका रिसाइकल पे, समझ में आ रही है। तो इनमें से अगर यहाँ पर रीयूज होता तो अपन एक बार रिसाइकल ही सोचते, फिर भी रीयूज डैमेज को नहीं कर सकते, पहले इसको रिसाइकल करना पड़ेगा, इसलिए आंसर आएगा यहाँ पर रिसाइकल। पिछली वीडियो में बोला किसी बच्चे ने कि ना सर आप आंसर नहीं लगाते, अरे आंसर नहीं है, मैंने आंसर बोल दिया ना, आप सुन रहे हो मेरे भाई, हमारा पूरा ध्यान पूरा कंसंट्रेशन ये मान लीजिए आपको समझाने में है, हम टेस्ट नहीं दे रहे हैं, हम तो आपको समझा रहे हैं कि हमने ये आंसर, क्योंकि आंसर हमने डाल दिए, फिर भी हम आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये आंसर कैसे आया, इसकी क्या वजह है। दो चीज़ें आप एक्स्ट्रा भले ही सीखोगे इसके अंदर, खोगे नहीं बेटा जी। तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, अगर नहीं समझ में है ना तो दोबारा पूछ सकते हो, कोई मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसके अंदर। चलो और आगे बात करते हैं। देखो ये क्या सुन भी आप देख लो एक बार, राजस्थान की व्यापारिक फसल नहीं है, जल्दी से जवाब दो। मूंगफली है, राई है, तंबाकू है, कपास है, तिलन है, बहुत सारी है ना ऐसे, गन्ना है, देखो राई भी मैंने लिख दिया, समझ में आ रही नहीं आ रही है। गेहूं नहीं है, तो आंसर क्या होगा, गेहूं नहीं है पूछा है यहाँ पे। ये खाद्यान्न फसल है, खाने में काम आती है, अपने पहला टारगेट होता है खाने के लिए रखें, समझ में आ गई बात। चलो तो कॉन्सेप्ट्स जितने शानदार होंगे उतना ही आपका भरोसा स्ट्रांग होगा, मजेदार होगा। देखिएगा बेटा जी, और बात करते हैं अपन इसी के अंदर। 4 क्रोमेटिड दर्शाने वाली अवस्था है। क्रोमेटिड का मतलब होता है क्रोमोसोम का एक टुकड़ा, एक क्रोमोसोम के टूटने से 2 बनते हैं क्रोमेटिड। तो यहाँ पे 4 क्रोमेटिड मतलब समजात गुणसूत्र जो टूटते हैं तो इसे 4 क्रोमेटिड, 4 भुजाएं जो होती हैं इसकी, इस तरीके से 4 का एक समूह बनता है, उसे कहा जाता है क्रोमेटिड। टेट्राड कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है, टेट्राड वर्ड नाम दिया जाता है बायोलॉजी के अंदर। कौन सी अवस्था से संबंधित है सर, आज तक ये समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, मेरा यूट्यूब पे वीडियो आएगा, एकदम फ्री आएगा। मैम के साथ काम करने में वास्तव में एक अजीब खुशी महसूस हो रही है कि वो एक लड़की होके अपने इस पुरुष प्रधान समाज के अंदर एक अपना अस्तित्व बना रही है। अच्छा लग रहा है, हमें भी उनका सहयोग करने में मज़ा आ रहा है, उनको भी ऐसे लग रहा है कि हमारे साथ हमारे भाई लोग खड़े हैं, है ना। तो ऐसे छोटी सोच नहीं रखना दिमाग में। अगर आपको वास्तव में अगर एक भी क्वेश्चन से अगर आपका नॉलेज बढ़ा है ना दोस्त, अगर आपको कुछ मिला है तो डेफिनेटली आप है ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ नहीं होगा, देखो उनको लगेगा यार मेरे इतने फैन फॉलोअर हैं यार, मुझे और उनके लिए अच्छा करना चाहिए, समझ में आ रही है ना। तो डिजिटल का ज़माना है, एक आइडेंटिटी भी ज़रूरी है बेटा। तो सॉरी अब बुरा मान जाते हो ना, टीचर होने के नाते बेटा बोल देते हैं, तो समझिएगा हर चीज़ को, बहुत छोटी सी चीज़ है। देखो लैप्टोप्टीन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले गुणसूत्र जो होते हैं वो बीच में आके क्या होते हैं, पटकते हैं।
जाइगोटिन में क्या होता है, जाइगोटिन में ये यहाँ पर इकट्ठे होना स्टार्ट होते हैं। पेकाइटिन में क्या होता है, पेकाइटिन के अंदर ये पास में आते हैं तो इनका क्रॉसिंग ओवर होता है, इनमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है ना। इनके अंदर डुप्लीकेशन खत्म हो जाता है, इनका जो मतलब अपन कह सकते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, है ना। अपन कह सकते हैं कि इनके अंदर सिनेप्सिस का प्रोसेस वो पूरा खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर सिनेप्स खत्म हो जाता है, सिनेप्सिस का जो प्रोसेस है पूरा खत्म हो जाता है और वो पूरे क्या हो जाते हैं, मध्य में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं टुकड़े में बन के। दूसरी अवस्था होती है मेटाफेज अवस्था, ये प्रोफेज की स्टेजेस है ना, इसलिए समझ में नहीं आ रही है। तो बेटा जी इन चीज़ों को अपन को ध्यान से रखना है कि कौन सा वर्ड सही है। तो यहाँ पर टेट्राड जो अवस्था होती है वास्तव में कब आएगी, जब भुजा से भुजा मिलेंगी तो वो जोड़ेंगे फिर वो टूट जाएंगे, एक क्रोमेटिड का ये भाग है पेकाइटिन। तो आंसर क्या होगा इसका, पेकाइटिन। क्लियर है बेटा जी। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, जब तक आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हम आपको ट्रिक बता सकते हैं बस। तो हमारी तरफ से आप सभी को धन्यवाद, आपने हमारी चीज़ों को समझने की कोशिश करी, आपने टाइम दिया, आपका बहुमूल्य टाइम है। हम इस टाइम को आपके लिए सुनहरा बनाना चाहते हैं कि जब भी एग्ज़ाम दे के निकलो तो आपके मन पे एक अजीब सी खुशी रहे कि यार हम पढ़ के आए, वो क्वेश्चंस पढ़े, वो कॉन्सेप्ट्स पढ़े, वो ट्रिक्स पढ़ी, वो सारी चीज़ें पढ़ी। ठीक है ना दोस्तों, तो धन्यवाद, जय हिंद। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है संस्कृत समृद्धि क्लासेस में। आज आपके मॉडल टेस्ट पेपर 4th के फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सीधा चलेंगे स्क्रीन की तरफ, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। जैसा कि आपको पता है 99 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, मैं भी आपके सामने पढ़ देता हूं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी द्रव में वस्तु का भार व उत्प्लावन बल समान है तो वस्तु, आगे कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर किसी वस्तु को आपने किसी तरल में गिराया, किसी द्रव में गिराया, उत्प्लावन बल से संबंधित एक क्वेश्चन अपन पीछे की क्लास में भी कर चुके हैं। और जैसे ही आपने वस्तु को किसी द्रव में या किसी तरल में गिराया और वस्तु के भार, आपको पता है कि जो वस्तु का भार है वो वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है, यानी कि अपने ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसी की वजह से आपको आपका भार महसूस होगा। तो जो भी वस्तु का भार है और जो भी उत्प्लावन बल है वो समान है, तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी, द्रव सतह के नीचे तैरेगी, द्रव सतह के ऊपर तैरेगी या द्रव सतह में से बाहर उछल जाएगी। अब देखिए है क्या, मान लीजिए कोई द्रव है, अब इस द्रव में आपने किसी वस्तु को गिराया, ये गिराया, जो भी वस्तु है उसका जो भार है, जो वेट है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो है mg। अब ये जो mg है ये वस्तु का भार है। अब जैसे ये द्रव में गिरेगी तो द्रव इसको अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए इस वस्तु के भार के विपरीत दिशा में एक बल लगाएगा। मैंने आपको बताया था इस बल को बोलते हैं उत्प्लावन बल, बॉयंट फोर्स। अब यहाँ पर अगर mg ज़्यादा है, mg ज़्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। तो यहाँ पर अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज़्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। यहाँ पर अगर उत्प्लावन बल ज़्यादा है, भार कम है, ध्यान से समझिएगा, उत्प्लावन बल ज़्यादा है, भार कम है, तो वस्तु इस द्रव सतह पर तैरेगी, लेकिन वस्तु का कुछ भाग द्रव सतह के अंदर रहेगा और कुछ भाग द्रव सतह के बाहर रहेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी जहाज पानी में या समुद्र में तैरते हैं तो जहाज का एक हिस्सा समुद्र के पानी के नीचे होता है, यानी कि डूबा हुआ होता है। तो अब अगर उत्प्लावन बल ज़्यादा है, वस्तु का भार कम है, तो वस्तु तैरेगी तो सही, लेकिन वस्तु का कुछ भाग द्रव सतह के अंदर रहेगा और कुछ भाग द्रव सतह के बाहर रहेगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो भी उत्प्लावन बल है और भार है वो दोनों समान है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर वस्तु के भार को यानी कि mg को इक्वल करता हूँ बॉयंट फोर्स के, वस्तु के ऊपर लगने वाले उत्प्लावन बल के, तो उस टाइम पर वस्तु इस द्रव के अंदर तैरेगी, यानी कि ये जो वस्तु है पूरी की पूरी द्रव के अंदर डूब जाएगी और द्रव सतह के नीचे तैरेगी। ये मैं आपको कभी जब मेरी पूरी कंप्लीट क्लास होगी तब समझाऊंगा उत्प्लावन बल को कैसे तैरते हैं, कौन सी चीज़ें तैरेंगी, कौन सी चीज़ें डूबेंगी। अभी आपको केवल ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो वस्तु का भार है, उत्प्लावन बल है, दोनों समान है, तो यहाँ पर वस्तु तैरेगी तो सही, लेकिन द्रव सतह के नीचे तैरेगी। अब द्रव सतह के ऊपर कब तैरती है वस्तु, आपको ध्यान में रखना है। द्रव सतह के ऊपर वस्तु जब तैरती है, अगर वस्तु का भार नगण्य है, मान लीजिए कोई वस्तु है उसका भार नगण्य है, तो वो हमेशा द्रव सतह के ऊपर तैरती है। जैसे मान लीजिए पानी है और उसके पानी की सतह के ऊपर आपने एक पतली सी
कागज की पन्नी रखी या प्लास्टिक की पन्नी रखी तो वो ठीक, उसका भार बहुत कम है, नगण्य द्रव्यमान है, तो द्रव सतह के ऊपर तैरती रहेगी। लेकिन यानी कि इस कंडीशन में जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, वस्तु द्रव में तैरेगी लेकिन द्रव की सतह की ठीक नीचे तैरेगी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पर देखूं मैं, तो यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है, तो बी इज दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले परिनालिका, ये सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो भी परिनालिका है, मैंने आपको समझाया था पिछले पेपर के अंदर भी, जो परिनालिका है वो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद में है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर भी सही आंसर नहीं है, क्योंकि विद्युत मोटर टॉर्क इज इक्वल टू एन आई, ये भी साइन थीटा के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये जो सिद्धांत है, इसमें जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, यानी कि बलागुण लगता है, जिसकी वजह से वो कुंडली घूमती है, जैसे अपना पंखा। यहाँ पर है विद्युत जनित्र, ये बिल्कुल सही है। जो भी विद्युत जनित्र है, यानी कि सामान्य भाषा में जो भी जेनरेटर होते हैं, जो बिजली बनाते हैं, एसी बनाते हैं, तो जो भी जेनरेटर होते हैं, इलेक्ट्रिक जेनरेटर, विद्युत जनित्र, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो भी विद्युत जनित्र है वहां पर होता क्या है, फैराडे के और लेंज के नियम कार्य करते हैं, और फैराडे और लेंज के नियमों के कारण होता क्या है, विद्युत धारा का यानी कि यांत्रिक ऊर्जा किस में रूपांतरित हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में आपकी बिजली बन जाती है, एसी कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है विद्युत जनित्र। गैल्वेनोमीटर को देखना ही नहीं है। यहाँ पर 101 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोध क्रमशः श्रेणी क्रम व समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि ये तीनों प्रतिरोध मिलकर कितने प्रतिरोध का काम करेंगे। अब आपको पता है कि जो भी श्रेणी क्रम संयोजन है प्रतिरोधों का, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, उसमें तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस कितना R3। अब R1 दे रखा है 2 ओम, R2 दे रखा है 3 ओम और R3 दे रखा है 4 ओम। तो 2 ओम प्लस कितना 3 ओम और प्लस कितना है 4 ओम। और अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो आपके पास में आता है कितना 9 ओम। तो यहाँ पर आपने श्रेणी क्रम के अंदर जो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला निकाला है वो आया है 9 ओम। तो यानी कि श्रेणी क्रम में तो 9 ओम आ गया। ध्यान से देखिएगा, श्रेणी क्रम में कितना आ चुका है, ये आ चुका है 9 ओम। अब अगर अपन क्या देखें, अगला देखें समानांतर क्रम संयोजन। अब देखिए जो भी समानांतर क्रम संयोजन है उसमें अगर मैं 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधों को जोड़ूं तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। तो आपको ये पता है कि समानांतर क्रम संयोजन के अंदर जो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला है वो है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस कितना 1/R2 और प्लस है कितना 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, तो ये है 1/R3। R1 दे रखा है आपको कितना 2, तो 1/2, R2 है 3, 1 प्लस 1/3 और R3 आपको दे रखा है कितना 4 ओम, तो 1/4। यहाँ पर अगर मैं LCM लूँ तो आपके सामने जो LCM आएगा वो आएगा 12। तो यहाँ पर मैंने LCM लिया, LCM आया है 12, ऊपर आ जाएगा 6, 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3, सामने आपके सामने चल रहा है 1/Rp। अब यहाँ पर ऊपर तो रह गया 13, नीचे आ गया 12, तो ये आ जाएगा 13/12, सामने चल रहा है 1/Rp। अब मुझे 1/Rp नहीं चाहिए, मुझे चाहिए Rp, यानी कि मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो अगर मैं इसको उल्टा करूं तो Rp इज इक्वल टू आ जाएगा 12/13। अब ये जो 13 है ये 12 को कैंसिल करेगा, तो आपको पता है कि आपको 0 लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पॉइंट लगाता हूँ तो यहाँ पर 0 लगाया, और जैसे ही मैं 0 लगाऊंगा तो 13 120 को काटेगा 0.92 बार। तो यानी कि आपके पास में जो Rp आएगा, यानी कि समानांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध है वो आएगा 0.92 ओम। तो यानी कि अपन ने जब सॉल्व किया तो अगर अपन 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़े तो श्रेणी क्रम में ये तीनों प्रतिरोध मिलकर कितने तुल्य प्रतिरोध का काम करेंगे, यानी कि ये तीनों मिलकर 9 ओम का प्रतिरोध बनाएंगे, ये रहा। और अगर मैं इनको समानांतर क्रम में जोड़ दूं तो ये तीनों प्रतिरोध मिलकर तुल्य प्रतिरोध कितना देंगे आपको, कितने प्रतिरोध का काम देंगे आपको, ये देंगे 0.92 ओम का। तो राइट आंसर है ए आंसर, हो चुका है सॉल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अपन स्क्रीन पर 102 नंबर का क्वेश्चन देखें, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो 102 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की तरफ
v वेग से दौड़े या चले, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो समतल दर्पण के सामने खड़ा है और समतल दर्पण की तरफ जा रहा है। इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी है v। तो व्यक्ति को स्वयं का प्रतिबिंब किस वेग से दौड़ता हुआ दिखाई देगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो समतल दर्पण के सामने खड़ा है और समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। अब ये जो व्यक्ति है ये समतल दर्पण की तरफ चल पड़ा, तो जब व्यक्ति समतल दर्पण के पास में जाएगा, चल रहा है और वो अपने प्रतिबिंब को देख रहा है, तो उस व्यक्ति को खुद का प्रतिबिंब उस व्यक्ति की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। अब आप इन दोनों को अलग अलग मानिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे सामने एक दूसरा व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी स्थिर है, मैं भी स्थिर हूँ। अब अगर मैं 40 की स्पीड से उधर जा रहा हूँ और वो जो व्यक्ति है वो स्थिर है, वो चल नहीं रहा, तो जब मैं चलूंगा तो मुझे वो व्यक्ति भी चलता हुआ दिखाई देगा। एक्चुअली में मैं जा रहा हूँ उस व्यक्ति के पास में, तो लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि व्यक्ति आ रहा है मेरे पास में। तो अगर मैं 40 की स्पीड से चल रहा हूँ तो जैसे जैसे मैं व्यक्ति के पास में जाऊँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि व्यक्ति मेरे पास में आ रहा है 40 की स्पीड से। अब मान लीजिए मैं 40 की स्पीड से जा रहा हूँ इधर और 40 की स्पीड से व्यक्ति आ रहा है मेरी तरफ। आपेक्षिक वेग आपने पढ़ा होगा, तो जब मैं व्यक्ति को देखूंगा तो व्यक्ति मुझे 80 की स्पीड से चलता हुआ दिखाई देगा। आपने देखा होगा कई बार अपन कार बाइक वगैरह चलाते हैं, तो जब अपन चाह रहे हैं इधर 60 की स्पीड से और सामने से कार भी आ रही है 60 की स्पीड से, तो जब अपन उसको देखते हैं तो बगल वाली कार जो सामने से आ रही है वो आपको 120 की स्पीड से चलती हुई क्या है दिखाई देगी। आपेक्षिक वेग बढ़ जाता है। अब जो व्यक्ति है वो दर्पण में व्यक्ति का प्रतिबिंब बन रहा है, व्यक्ति दर्पण की तरफ चल रहा है v वेग से। तो जब व्यक्ति दर्पण की तरफ जाएगा v वेग से, तो दर्पण के अंदर व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है वो भी v वेग से इधर आएगा। यानी कि दो व्यक्ति मानिए कि ये व्यक्ति v वेग से इधर जा रहा है और ये व्यक्ति v वेग से इधर आ रहा है, तो इस व्यक्ति को ये व्यक्ति 2v वेग से चलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि जिस वेग से चल रहा है वो उसके डबल वेग से। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण की तरफ v वेग से दौड़ रहा है तो उस व्यक्ति को खुद का प्रतिबिंब उस दर्पण में 2v वेग से चलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि उसको लगेगा कि उसका प्रतिबिंब 2v वेग से चलता हुआ उसके पास में आ रहा है। तो यहाँ पर बाकी के ऑप्शन को तो बात करने की भी जरूरत नहीं है, सही पर अपन ने टिक कर दिया है और यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बढ़े तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कार्य का मात्रक कौन सा है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और कार्य का मात्रक पूछा जा रहा है। निकाल लेते हैं। आपको पता है कि कार्य इज इक्वल टू होता है बल गुणा क्या विस्थापन। ये रहा। अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर कार्य का मात्रक देखना है, तो LHS का मात्रक वही होगा जो RHS का होगा। तो अगर मुझे कार्य का मात्रक देखना है तो सबसे पहले मुझे बल का मात्रक देखना पड़ेगा और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो यहाँ पर आ गया न्यूटन और विस्थापन क्या है दूरी, तो दूरी का मात्रक होगा मीटर। यानी कि कार्य का एक मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर। ये सही है। लेकिन मैं अगर और आगे बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं क्या देखता हूं, अगर मैं यहाँ पर और आगे इसको थोड़ा सा डिस्कस करूं तो यहाँ पर कार्य तो चल ही रहा है। अब आपको पता है कि जो भी बल है, तो अगर मैं बल का फार्मूला देखूं तो बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ पर मैं बल को लिख लेता हूँ द्रव्यमान गुणा क्या त्वरण, ये लिख लिया। साथ में ये गुणा करके विस्थापन चल ही रहा है, ये रहा विस्थापन। अब आपको ये भी पता है कि जो भी त्वरण है, त्वरण का फार्मूला होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। अब मैं थोड़ा सा इसको भी लिख लेता हूँ। तो कार्य सामने चल ही रहा है, यहाँ पर ये द्रव्यमान चल ही रहा है, ये रहा द्रव्यमान। जो भी त्वरण है उसको यहाँ पर ये इंटू का साइन लगा हुआ ही है। तो यहाँ पर जो भी त्वरण है उस त्वरण को मैं लिख रहा हूँ वेग अपॉन समय। तो ये आ गया आपके पास में वेग और ये नीचे चल रहा है आपके सामने समय, और यहाँ पर इनटू करके ये विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ ही है। अब देखिए LHS का मात्रक वही होगा जो RHS का होगा। तो अब अगर मैं कार्य को लिखूँ W से, जो भी द्रव्यमान है, आपको पता है द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ये रहा। वेग आपको पता है कि वेग बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, और जब वेग बराबर दूरी बटा समय है तो अगर मैं वेग का मात्रक देखूं तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। यानी कि वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। नीचे एक समय और चल रहा है तो यहाँ पर एक सेकंड और आ गया, और यहाँ पर विस्थापन भी दूरी है तो गुणा करके ये मीटर और आ जाएगा। सेकंड और सेकंड बनेंगे सेकंड स्क्वायर, और मीटर और सॉरी ये विस्थापन है तो ये मीटर ही आएगा, मैंने गलती से मीटर स्क्वायर लिख दिया है। तो मीटर और मीटर बनेंगे मीटर स्क्वायर। यानी कि अब अगर मैं कार्य की बात करूं तो कार्य का आपके पास में मात्रक आ गया किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन क्या सेकंड स्क्वायर।
यानी कि ये जो कार्य है इसका ये वाला मात्रक भी सही है, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और आपको पता है कि जो कार्य का मात्रक था न्यूटन इंटू मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर को बोला जाता है जूल। कार्य को जूल में नापते हैं तो न्यूटन इंटू मीटर का मतलब जूल होता है। लेकिन इस न्यूटन इंटू मीटर को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास में ये आया, इसी को तो सॉल्व किया था, तो इसको भी जूल ही बोला जाता है, इसको भी जूल बोला जाता है। यानी कि जो कार्य का मात्रक है वो जूल तो है ही, तो ये भी सही है। तो ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है। तो आपके सामने जो 103 नंबर का क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर 104 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द्रव चलित ब्रेक किस नियम पर आधारित उपकरण है। नीचे कुछ नियमों के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि जो भी द्रव चलित ब्रेक है, यानी कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, जो भी हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वो किस लॉ पर बेस्ड होते हैं। नीचे कुछ लॉज दिए गए हैं, पास्कल लॉ यानी कि पास्कल का नियम, न्यूटन का नियम, फेराडे का नियम, लेंज का नियम। अब देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, एक साइंटिस्ट थे, फ्रांसीसी साइंटिस्ट सर ब्लेजी पास्कल, मेरे फेवरेट है। तो सर ब्लेजी पास्कल ने हाइड्रोलिक मशीनें बनाई थी। आपने देखा होगा कि एक छोटी सी क्रेन है, उस क्रेन में से एक हाइड्रोलिक आर्म निकलता है और एक बहुत बड़े कंटेनर को उठाकर ले जाती है। या रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रक साइड में हो गया है, मतलब गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, टेढ़ा हो गया है, तो वो जो छोटी सी क्रेन है उसका जो हाइड्रोलिक आर्म है उस ट्रक को उठाकर साइड में रख देता है। तो वो जो हाइड्रोलिक आर्म निकलता है, वो जो हाइड्रोलिक मशीन है, वो किस नियम पर आधारित उपकरण है, वो है पास्कल के नियम पर आधारित उपकरण। यानी कि इन्होंने हाइड्रोलिक मशीनों के लिए अपने क्या दिया था, एक नियम दिया था। तो जो भी हाइड्रोलिक ब्रेक है, यानी कि जो द्रव चलित ब्रेक होते हैं, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, आपने देखा होगा कि जब भी ट्रक वगैरह पंचर हो जाते हैं तो उसके नीचे जैक लगाते हैं, और जो भी जैक है उसमें से एक नीचे से आर्म निकलती है, उसको हल्का सा दबाया जाता है, वो हाइड्रोलिक आर्म इतने भारी ट्रक को उठा लेती है। तो उठाने का मतलब लिफ्ट करना। तो जो भी हाइड्रोलिक लिफ्ट है या जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो किस नियम पर आधारित होते हैं, ये उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित उपकरण है। तो आपको ध्यान में रखना है पास्कल का नियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर अगर अपन 105 नंबर का क्वेश्चन अगर अपन देखें तो यहां पर ये जो 105 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आता है आपको, लेकिन फिर भी अपन पढ़कर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऊंचाई पर जाने पर पदार्थ का गलनांक और क्वथनांक क्रमशः घटता है, बढ़ता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए गलनांक क्या होता है, आपको पता है कि हर पदार्थ के लिए ताप का वह मान जिस ताप पर पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आए उसको तो बोलते हैं गलनांक, या फिर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था पे आए उसको बोलते हैं हिमीकरण। उसको क्या बोलते हैं, हिमीकरण। दोनों एक ही होते हैं। और क्वथनांक क्या होता है, आपको पता है कि जिस ताप पर पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में आए उसको बोलते हैं क्वथनांक, या वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में आए उसको बोलते हैं द्रवण। गलनांक और हिमीकरण दोनों एक हैं, और क्वथनांक और द्रवण ये भी दोनों एक हैं, दोनों एक ही होते हैं। तो यानी कि अगर अपन ऊंचाई पर चले जाएं, तो अगर अपन किसी पहाड़ पर जाएं, यानी कि मान लीजिए माउंट एवरेस्ट पर चले गए, तो वहाँ पर जो भी पदार्थ है, मान लीजिए पदार्थ क्या है, जल, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो भी पदार्थ है उसका गलनांक और क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी अपन एल्टीट्यूड चेंज करते हैं, यानी कि ऊंचाई पर जाते हैं, तो ऊंचाई पर जाने पर गलनांक तो बढ़ता है लेकिन क्वथनांक घटता है। और क्वथनांक घटता है इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप सतह पर है, मैदानी इलाके में है, तो मैदानी इलाके में अगर अपन पानी को उबालें तो पानी उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि पानी अपनी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में कितने सेंटीग्रेड पर आएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन अगर मैं माउंट एवरेस्ट पर चला जाऊं और माउंट एवरेस्ट पर जाकर पानी को उबालूं तो पानी उबलेगा 68 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि क्वथनांक क्या हो गया, घट गया। 68 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबल रहा है, यानी कि पानी उबलकर द्रव अवस्था से किस में आएगा, वाष्प अवस्था में, यानी कि क्वथनांक तो घट रहा है और गलनांक बढ़ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन है आज का 106 नंबर का। सामने स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि निम्न में से असंरक्षी बल है। नीचे कुछ बलों के आपको नाम दिए गए हैं, विद्युत बल, चुंबकीय बल। अब देखिए ये जो विद्युत बल है और चुंबकीय बल है, इनको कंबाइंड करके विद्युत चुंबकीय बल बोला जाता है। इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं अपन। उसके बाद में ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, और सबसे लास्ट में दे रखा है घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। देखिए है क्या, थोड़ा सा समझिए। जब भगवान ने ये ब्रह्मांड बनाया
तो इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए 4 बल दिए, यानी कि जितने भी बलों के आप नाम सुनते हैं वो केवल 4 बलों से मिलकर बने हैं। और वो जो 4 बल भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए दिए थे उनको बोला जाता है प्रकृति के मूलभूत बल, यानी कि फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। अब ये जो 4 बल हैं ये कौन कौन से बल हैं? सबसे पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा बल है विद्युत चुंबकीय बल, वही विद्युत बल और चुंबकीय बल का कॉम्बिनेशन। पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा बल है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा बल है जो कि नाभिक के अंदर कार्य करता है, परमाणु के नाभिक में, परबल अंतरा नाभिकीय बल, और चौथा बल है वीक फोर्स यानी कि दुर्बल बल। अब ये जो 4 बल है ये प्रकृति के मूलभूत बल है। तो इस ब्रह्मांड में जितने भी बल आपको दिखाई देते हैं वो केवल 4 बलों से मिलकर बने, इन प्रकृति के मूलभूत बलों से। अब ये जो प्रकृति के मूलभूत बल हैं ये संरक्षी बल होते हैं। अब ये संरक्षी बल क्या है? संरक्षी बल वो बल हैं जो ऊर्जा की हानि नहीं करते हैं, यानी कि जिन बलों के कारण ऊर्जा की हानि नहीं होती वो तो है संरक्षी बल। अब देखिए ये जो विद्युत बल है, चुंबकीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये तो प्रकृति के मूलभूत बल है, यानी कि ये तो है संरक्षी बल। लेकिन ये जो घर्षण बल है ये एक असंरक्षी बल है। असंरक्षी बल उस बल को कहते हैं अपन जिस बल के कारण ऊर्जा की हानि होती है। और आपको पता है कि घर्षण बल कब कार्य करता है? जब एक सतह दूसरी सतह के ऊपर गति करती है। तो मान लीजिए कि अगर मैं किसी सतह पर चल रहा हूं तो जब भी अपन चलते हैं तो आपको एक घिसड़ने की आवाज सुनाई देती है, वो घर्षण बल कार्य कर रहा है। और घर्षण बल क्या करेगा? आपकी गतिज ऊर्जा की हानि करेगा। तो जो बल ऊर्जा की हानि करते हैं उनको बोलते हैं असंरक्षी बल। असंरक्षी बल पूछा गया है। और जिन बलों के कारण ऊर्जा की हानि नहीं होती वो प्रकृति के मूलभूत बल है। तो यहां पर जो असंरक्षी बल है वो केवल कौन सा बल है? घर्षण बल। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आज की क्लास में सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। कल की क्लास में पुनः मिलेंगे, तब तक आप सभी को नमस्कार, विदा। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग? आज आपके जो टेस्ट नंबर 4 है उसका केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 107 है वो है क्या है कि कठोर जल में कौन से आयन होते हैं जो साबुन को झाग प्रदान करने से रोकते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों में जब आप कपड़े धोते हो ना और साबुन लगाते हो ना तो इजीली साबुन नहीं लगता है। और गर्मियों में अगर आप कपड़े धो रहे हो और साबुन लगा रहे हो तो क्या हो जाएगा? वहां पर वो साबुन इजीली लग जाता है, कपड़े इजीली धुल जाते हैं। सर्दियों में आपको थोड़ा सा गर्म पानी लेना पड़ता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो सर्दियों में या जो ठंडा पानी होता है उसके अंदर कैल्शियम की सबसे ज्यादा अमाउंट होती है। और जो कैल्शियम होता है ना, ये कैल्शियम है ये झाग बनने से रोकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैंगनीज नहीं होगा। किसकी वजह से होता है? जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हार्ड वाटर में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से साबुन के झाग नहीं बनते हैं। तो मैंगनीज है वो नहीं होगा, कैल्शियम बिल्कुल होगा, ए एंड बी बिल्कुल नहीं होगा, बेरिलियम 2+ नहीं होगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हार्ड वाटर होता है उस हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, किस वजह से वो हार्ड होता है? वो कैल्शियम की वजह से हार्ड होता है। कैल्शियम आयन उसमें प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम के सोल्ट प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से वो हार्ड होता है। तो मैंगनीज है ये भी नहीं होगा और बेरिलियम है वो भी नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट जो आपको पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? 107 हो गया। 108, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस का नाम सबने सुना आपने। गोबर गैस किसका एग्जाम्पल है? एक तरीके से बायोगैस का है। उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है मीथेन गैस। क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर सबसे ज्यादा जो रेशियो होता है वो कौन सी गैस का प्रेजेंट होता है? मीथेन गैस का सबसे ज्यादा रेशियो होता है, ये वाला। इसका रेशियो सबसे ज्यादा होता है। 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है। किसका? मीथेन गैस का। बाकी की जो गैसेज है उनका सबसे कम अमाउंट में रेशियो होता है। तो बायोगैस का मुख्य घटक हमें एक बताना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन गैस हो जाएगा। ठीक है, पिछले वाले टेस्ट में आपने देखा था कि जो सिलेंडर है, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो उसके अंदर मीथेन नहीं था, क्या था? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर था वहां पर। यहां पर क्या हो जाएगा? मीथेन गैस हो जाएगा। तो बायोगैस में मीथेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहां पर क्या था? ब्यूटेन और प्रोपेन, जो हम सिलेंडर में यूज लेते हैं उसके लिए पिछले टेस्ट में आया था। जबकि यहां पर क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट प्रश्न में देखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि सफेदी करने पर व्हाइट वॉश किसी स्थान का रंग कुछ समय पश्चात दुधिया हो जाता है।
क्यों हो जाता है, उसका जो कलर होता है वो दुधिया क्यों हो जाता है। कुछ टाइम पे आपने देखा होगा जब भी कभी वाइट वॉश करवाते हैं तो वाइट वॉश करवाने के बाद में क्या हो जाएगा, कुछ 1 या 2 दिन के बाद में या 3 दिन के बाद में आपको वो जो वाइट वॉश किया था वो कलर कैसा लग जाता है, एकदम मिल्की कलर सा लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो वाइट वॉश होता है ना उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उस एयर में जो CO2 प्रेजेंट है उस CO2 से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। तो पहले व्हाइट वॉश में क्या प्रेजेंट था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब वो एयर के कांटेक्ट में आ गया, वहां पर एयर में CO2 भी प्रेजेंट है, उसके कांटेक्ट में आ गया तो क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ये दुधिया कलर का होता है, जिसकी वजह से वो कलर हमें दुधिया दिखने लग जाता है। तो किसकी वजह से होता है? बाइकार्बोनेट नहीं, कार्बोनेट, बिल्कुल कार्बोनेट की वजह से जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? दुधिया हो जाएगा। बाइकार्बोनेट की वजह से भी नहीं हो जाएगा, सल्फेट की वजह से भी नहीं होगा और हाइड्राइड की वजह से भी नहीं होगा। CO2 से रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। और ये किस कलर का होता है? दुधिया कलर का होता है। तो समझ में आया, व्हाइट वॉश है वो दुधिया कलर का क्यों हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट क्या है कि सिरका में उपस्थित होता है, सिरका है ना, जैसे जो अचार होता है उसमें भी सिरका प्रेजेंट होता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज लिया जाता है। बहुत सारे आपने कई ऐसी चीजें देखी होगी जो खराब होने से बचाने के लिए उनको यूज लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से मेन कंपोनेंट है वो क्या होता है? उसके अंदर मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है इथेनोइक एसिड या एसिडिक एसिड, या यूपीएससी नेम है। तो क्या प्रेजेंट होता है सिरका में? क्या प्रेजेंट होता है? इथेनोइक एसिड या एसिडिक एसिड। ठीक है, मिथियोनिक एसिड बिल्कुल नहीं, प्रोपियोनिक एसिड नहीं, प्रोपिल क्लोराइड बिल्कुल नहीं। क्या होता है? इथेनोइक एसिड है वो प्रेजेंट होता है उसमें, किसमें? सिरका में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? 111 नंबर कि स्वर्ण आभूषणों को गलाने में प्रयुक्त क्या होता है? आप कोई भी ऑर्नामेंट है या आभूषण है वो सोनार के पास लेके जाते हो, वो उसको क्या करता है? मेल्ट करता है, और जो आपको रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो बना के देता है। तो कैसे करते हैं वो मेल्ट? उसको मेल्ट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? उसको मेल्ट करने का जो तरीका होता है वो होता है एक्वा रेजिया से वो उसको मेल्ट करते हैं। किससे करते हैं? एक्वा रेजिया से। ये 2 एसिड का मिक्सचर होता है और एक इनमें जो रेशियो होता है वो एक सर्टेन रेशियो होता है। तो इसके अंदर HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है जिसको हम एक्वा रेजिया बोलते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर क्या कि HCl का तो कितना रेशियो होता है और HNO3 का कितना रेशियो होता है। ध्यान रखना, HCl का रेशियो और जो HNO3 का रेशियो है वो रेशियो आपको ध्यान होना चाहिए। ये जो रेशियो है ये 3:1 होता है। 3 पार्ट तो HCl का होता है और 1 पार्ट किसका होता है? HNO3 का। आपको उल्टा भी याद नहीं होगा, आपको उल्टा भी पूछा जा सकता है। वो क्या दे देगा आपको? हो सकता है वो HNO3 दे दे और रेशियो HCl दे दे, ऐसे उल्टा लिख के दे दे। तो अब क्या हो जाएगा? HNO3 क्या है? 1 और HCl क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ध्यान रखना कैसे पूछ रहा हूं, HCl HNO3 पूछ रहा है या HNO3 HCl पूछ रहा है। अब देखो यहां पर HCl H2SO4 तो होता ही नहीं उसमें, एक्वा रेजिया में क्या हो जाएगा? HCl और HNO3। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। इसमें भी H2SO4 दिया है, ये भी नहीं हो सकता। अब क्या दिया है? HCl और HNO3 3:1 और एक है HCl और HNO3 1:3। HCl का जो रेशियो होता है, इसका जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 3 होता है। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HNO3 का रेशियो कितना होता है? 1। तो सही जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? C और D है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान रखना HCl का रेशियो है वो 3 होता है और HNO3 का रेशियो है वो क्या होता है? 1 होता है। यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्वा इसके मिक्सचर जो HCl और HNO3 के जो मिक्सचर है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया बोलते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण आभूषणों को गलाने में प्रयुक्त क्या होता है? HCl और HNO3 जिसको हम एक्वा रेजिया भी बोलते हैं। रेशियो इंपॉर्टेंट है, HCl का 3 होता है ध्यान रखना और HNO3 का 1 होता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट 111 हो गया, 112 है कि नायलॉन एक पॉलीमर है। नायलॉन किसका पॉलीमर है? देखो नायलॉन है, इस नायलॉन को जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन है उससे बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। अब देखो मैंने दो वर्ड बोला है, एक बोला है एडिपिक एसिड यानी एसिड, और एक बोला है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन यानी एमीन। देखो जब कभी भी एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं? जब कभी भी एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, और किससे रिएक्शन करवाते हैं? इसकी रिएक्शन जब एमीन से करवाते हैं, किससे? एमीन से रिएक्शन करवाते हैं, तो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल है वो निकल जाता है। किसका मॉलिक्यूल निकल जाता है? वाटर का मॉलिक्यूल है वो निकल जाता है, और इससे क्या बन जाएगा? इससे एमाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एमाइड का फॉर्मेशन होता है। ये जो बॉन्ड है इसको हम क्या बोलते हैं? एमाइड बॉन्ड बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एमाइड। अब क्योंकि ये पॉलीमर है तो इसका मतलब बहुत सारे एमाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, यानी जो नायलॉन है उस नायलॉन को बनाने के लिए हेक्सामिथाइलिन डाइमीन और एडिपिक एसिड यूज ले रहे हैं वहां पर, मतलब एसिड है और एमीन है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एमाइड हो जाएगा। तो बहुत सारे, क्योंकि पॉलीमर है इसका मतलब पॉली एमाइड बहुत सारे उसमें प्रेजेंट होंगे। यहां पर ये तो मैंने केवल सिंपल एक एसिड और एमीन की रिएक्शन से क्या होता है वो चीज मैंने बताई आपको। अब बहुत सारे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बहुत सारे इसमें पॉलीमर है, पॉलीमर में तो यूनिट्स है, उनका रिपीटेशन होता रहता है, तो क्या हो जाएगा? पॉली एमाइड इसका आंसर हो जाएगा। क्या एस्टर बॉन्ड होता है? नहीं होता है। नायलॉन 6 में क्योंकि एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइमीन से बन रहा है तो एमाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एस्टर बॉन्ड नहीं होता है। पॉलीइथिलीन नहीं होता है, पॉलीप्रोपिलीन बिल्कुल नहीं होता है। कौन सा हो जाएगा? पॉली एमाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 113 नंबर कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? आपने कार्बन के अप्रूप पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़े होंगे आपने, ठीक है। उसके अंदर क्या पढ़ा होगा आपने उसमें ग्रेफाइट पढ़ा होगा, आपने उसके अंदर डायमंड पढ़ा होगा। अप्रूप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, है ना? तो क्रिस्टलीय रूप उसका क्या होगा, मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होगी? तो देखो जिसके अंदर केवल और केवल कार्बन प्रेजेंट होता है, बाकी कुछ नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। केवल और केवल क्या प्रेजेंट है? कार्बन। तो किस में प्रेजेंट होता है? जो हीरा होता है ना, हीरा डायमंड जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है वो क्या है? डायमंड होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर काजल होगा क्या? नहीं होगा। इस काजल नहीं होगा। लकड़ी का कोयला बिल्कुल नहीं होगा। बहुत कुछ होता है लकड़ी में, तो सेलुलोज भी होते हैं, हाइड्रोजन भी होते हैं, ऑक्सीजन भी, पता नहीं क्या क्या होता है उसके अंदर। तो एंथ्रेसाइट बिल्कुल नहीं, ठीक है। एंथ्रेसाइट एक तरीके से कोयले का ही रूप हो गया, ठीक है, ओके। हीरा बिल्कुल, हीरा डायमंड होता है, वो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है। कार्बन का अप्रूप भी पढ़े आपने, जैसे ग्रेफाइट पढ़ा है, ठीक है। इसी तरीके से जो डायमंड होता है वो पढ़ा है आपने, फुलरीन पढ़ा होगा। ये सारे के सारे क्या होता है? कार्बन के अप्रूप होते हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डायमंड हो जाएगा, हीरा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण। आप जब भी टॉयलेट में जाते हो या जो पब्लिक टॉयलेट है वहां पर जाते हो तो आपको एक बहुत अजीब सी बदबू आती है ना? या जब आप टॉयलेट पे जाते हो तब भी देखना फ्यूम सा आपको उड़ता हुआ दिखेगा। वो किसका होता है? वो अमोनिया गैस का होता है। और हमें जैसे अमोनिया गैस है जो मार्केट में अवेलेबल है या आपने किसी ने रिसर्च किया तो उसमें देखा होगा, अमोनिया गैस है, उसकी बोतल को जैसे ही आप ओपन करोगे, फ्रिज में रखा जाती है अमोनिया, जो बोतल होती है लिक्विड अमोनिया होता है, उसको फ्रिज में रखा जाता है। जैसे ही उसको ओपन करोगे आप, उसमें से फ्यूम निकलेगी, बिल्कुल नाक के ऊपर चुभेगी, एकदम हमें छींके आने लग जाएगी। तो क्या होती है? कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है? वो अमोनिया गैस होती है। तो मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या होता है? अमोनिया होता है। हमारी बॉडी के अंदर जब यूरिन बनता है तो उसमें क्या बनता है? साथ में अमोनिया भी बनता है उसके अंदर। और वो जो निकलती है गैस, जो निकलती है, जो हमें बिल्कुल नाक के चुभती है, वो कौन सी हो जाएगी? अमोनिया गैस हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सही आंसर होगा वो हो जाएगा SO2 भी नहीं है, Cl2 भी नहीं है, अमोनिया गैस है, ये भी नहीं है,
ठीक है, क्योंकि यहां पर चुभने वाली गंध है वो अमोनिया की वजह से होती है। चलिए आगे, नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है, वो है कि हाइड्रोजन को जलाने पे क्या बनेगा। जब हम हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन, क्योंकि कोई भी चीज है वो जलेगी, वो किसकी प्रेजेंस में जलेगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी, है ना। तो हाइड्रोजन को जब हम जलाते हैं तो उस टाइम पे उससे क्या बनता है, हाइड्रोजन को H2 है, उसको जलाने पे H2O है वो बनता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ये वाला, है ना, इसकी प्रेजेंस में। तो यहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन को जलाने पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, राख बिल्कुल नहीं बनेगी, क्या हो जाएगा, मिट्टी नहीं, मिट्टी में तो सिलिकॉन प्रेजेंट होता है, SI प्रेजेंट होता है, ठीक है। पानी, बिल्कुल पानी बन जाएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो इससे क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो हाइड्रोजन को जलाने पे क्या बनेगा, पानी बनेगा इससे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो प्रश्न नंबर 115 और कंप्लीट जो टेस्ट नंबर 4 है इसका सॉल्यूशन हो गया। ऑल द बेस्ट। Hello friends, good evening. I Krishna welcome to संस्कृत समृद्धि क्लासेस. I hope you are doing well. तो दोस्तों बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, जैसा कि मेरे को फीडबैक आ रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आने वाली ये जो आपकी वैकेंसी है इसमें आपको सफलता दिलवाए, आपको स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे, मानसिक रूप से मजबूत रखे और आप एक सरकारी नौकरी का क्या कहते हैं उसको, एक हिस्सेदारी आप उसमें दे पाओ, ठीक है। तो क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपके रेशनल नंबर का क्वेश्चन है। एक परमी संख्या 5/19 है, ठीक है भाई। इसके योज्य प्रतिलोम, दोस्तों योज्य प्रतिलोम क्या होता है, क्या लिखा है मैंने, योज्य प्रतिलोम, एडिटिव अपोजिट, इसको कहते हैं अपन एडिटिव अपोजिट। क्या कहते हैं भाई, एडिटिव अपोजिट, यानी कि जैसे 2 तो इसका एडिटिव अपोजिट -2 होगा। दो संख्याओं को जोड़ने पर 0 आना चाहिए। मेरी बात दोबारा सुनो, दो संख्याओं को जोड़ने पर 0 आना चाहिए। तो एक परमेय संख्या 5/19 है, ठीक है। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का। भाई ये प्लस का है तो योज्य प्रतिलोम माइनस का हो जाएगा। इसके क्या पूछना चाह रहा है भाई, ये गुणनफल, तो गुणा तो कर देंगे अपन, गुणा तो कर देंगे। 5 पंजे 25, 19 का वर्ग 361, ये इसका गुणनफल आ गया। लेकिन गुणनफल भी नहीं चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम है ना भाई, गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है सब, जैसे 2 तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/2 होगा। क्या होगा भाई, 1/2 होगा। तो यानी दो संख्याओं का गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है भाई। तो इसका उल्टा कर दो, 361/25, 361/25 माइनस वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और इनका क्या करना है, योग करना है। ये तो सिंपल है, योग तो आप सभी ने कर ही लिया होगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है योग। 1/2x, x वालों को एक साथ लिख रहा हूं मैं एक बार, प्लस 5x प्लस 5/6x, और इसके अलावा क्या क्या बचा भाई, इसके अलावा क्या क्या बचा, एक तो 3/4 प्लस में ही है ना, प्लस 3/4 माइनस 7/9 प्लस 1, बस इनको ऐड करना है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है भाई, ठीक है। तो ये तो दोस्तों कितना आ जाएगा, एलसीएम 1 आ जाएगा ना इसका, तो एलसीएम वो सॉरी यहाँ 1 रख दिया, एलसीएम 6 आ जाएगा, है ना, एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 का भाग दो 3x, 1 का भाग दो 6 पंजे 30x, 6 का भाग दो 5x, तो ये तो आ जाएगा 30 और 5 35 और 3 38/6x, यानी कि 2 से काटोगे तो 19, 2 से काटोगे तो 19/3x। इधर क्या आ रहा है, 19/3x। अब देखो जरूरत ही नहीं है, 19/3 नहीं है, 19/3 नहीं है, 19/3 नहीं है, 19/3 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी उसको जोड़ने की नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शंस अपनी हेल्प करते ही करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z। देखो दोस्तों 2 की पावर x बराबर 4 भी तो 2 का ही कुछ रिलेटिव होता है, ये 4 ही तो लिखा है मैंने। इसकी पावर क्या है
y बराबर 8 भी तो 2 का रिलेटिव होता है और दोस्तों इसकी पावर क्या दे रखी है z। तो देखो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर कितना भी 2y बराबर 2 की पावर 3z। ये सब चीजें याद होंगी आपको कि ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है, ध्यान रखना, ठीक है। ब्रैकेट के ऊपर पावर तो आपस में मल्टीप्लाई। अब देखो बेस इक्वल है 2 2 2 तो ये पावर भी इक्वल होंगी, ठीक है भी। तो ये x बराबर 2y बराबर 3z। क्लियर। अब अनुपात यदि आपने पढ़ा हो तो यहां से आप मुझे इनका अनुपात बता सकते हो क्या? क्यों भाई, या तो 1/1 1/2 1/3 करके, या फिर याद है क्या इस तरीके छुपाओ 3 दूना 6। अब इसको छुपाओ 3 एकम 3, अब इसको छुपाओ 1 दूना 2, 6 3 2 अनुपात आ गया, ठीक है। मान लो ये जैसे 6a, मान लो ये 3a, मान लो ये 2a। अब आपको एक्स वाई जेड का गुणा दे रखा है 288, इन तीनों का गुणा, इन तीनों का गुणा 6 3 18 दूना 36, a गुणा a गुणा a क्यूब दे रखा है दोस्तों कितना, कहाँ भाई 288 288। तो a क्यूब बराबर, काटना पीटने स्टार्ट करो, देखे काटना पीटने स्टार्ट करो तो 8 8 16 2 18 9 से कट जाएगा कितना, ये 4 बार 9 3 27 9 2 18 4 से 8, a क्यूब बराबर 8। तो दोस्तों a बराबर कितना 2, a बराबर 2, तो a बराबर 2 आ गया, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, a बराबर 2 आ गया। अब बताओ भाई x कितना रहेगा, a बराबर 2 है ना, तो x कितना रहेगा 2 छिक्की 12, y कितना रहेगा, कहाँ लिखो इसको, यही लिख देता हूँ 2 तिया 6, और z कितना रहेगा भाई 2 दूना 4 12 6 4। ये x y z की वैल्यू आ गई, ये दोस्तों x y z की वैल्यू आ गई। बताओ भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो, यहां तक सबको क्लियर है ना। चलो आगे फिर अब मान रख देते हैं एक बस इनका x y z का। चलो क्या कह रहा है ये इनमें, अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करो इसमें, यहाँ ये 2/2 नहीं 1/2x है, तो 1/2x 2 गुणा x 2 गुणा 12 प्लस 1/4y 4y 4 छिक्की 24 प्लस 1/8z, z कितना था 8 चौका 32, ठीक है भाई। बस एलसीएम कितना आ जाएगा 96, 24 से 4 एकम 4, 24 से 4 एकम 4, 32 से 3 4 4 8 और 3 11/96। देखो भाई सेकंड ऑप्शन क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ऐसे जब भी इसे स्थितियां कि यार ये 2 है, ये भी 2 का रिलेटिव ही है, ये भी 2 का रिलेटिव ही है, इनको एक ही आधार में चेंज कर लिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स वाई जेड का औसत पी है, अरे वाह संख्या दे रखी है कितना एक्स वाई जेड, इनका औसत पी है, एवरेज पी है। जैसे आप और हम सभी के पास में मान लो 40-40 रुपए, किसी के पास 38 है, किसी के पास 45 है, वो एक अलग बात है, ठीक है। बाकी 40-40-40, तो ऐसे ही इन सब का औसत पी है, यानी कि इसकी वैल्यू भी पी है, इसकी वैल्यू भी पी है, इसकी वैल्यू भी पी है। अब ये कह रहा है यदि एक्स वाई जेड में पी और सम्मिलित कर लिया जाए, अब इसकी वैल्यू तो खुद की है ही पी, ठीक है भाई। एक बात आओ, इसके पास पी 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 रुपए थे, इसके पास भी पी ही रुपए हैं, तो क्या कुछ बड़ा घटा होगा, क्या कुछ बढ़ना घटना होगा क्या ना सर। इनके पास में औसतन पी 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 थे, इनमें और पी आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका औसत पी, ये तो मुंह जवानी प्रश्न था, इसमें तो कोई ज्यादा खास बात थी नहीं, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अभाज्य गुणनखंड, ओहो हो, अभाज्य प्राइम फैक्टर की चर्चा आपसे कर रहा है, तो प्राइम में तोड़ो। क्या ये 6 प्राइम है क्या, नहीं, इसको प्राइम में तोड़ो, 2 गुणा 3, तो 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। ऐसे अभाज्य में तोड़ना है, 3 तो खुद अभाज्य है ही, 11 तो खुद अभाज्य है ही, 65 अभाज्य है क्या, नहीं, इसे अभाज्य में तोड़ो, 5 गुणा 13। अब बताओ मुझे, ये 2 संख्या 3 बार है दोस्तों, 2 संख्या 3 बार तो कितनी हो जाएंगी 6। ये एक संख्या 14 बार है दोस्तों, ये एक संख्या 14 बार तो कितनी हो जाएंगी 14। एक संख्या 7 बार, 2 संख्या 4 बार, कितनी हो गई भाई 14 और 6 20 और 7 27 और 8 35, ऑप्शन ए 35 नंबर। क्लियर है भाई, क्लियर है 35 नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत होगा। विक्रय मूल्य को दोगुना करोगे तो लाभ 3 गुना होता है। देखो मेरी बात समझना, मेरी बात समझना भाई, मान लो क्रय मूल्य तो x है और विक्रय मूल्य y है ना, तो बताओ जरा लाभ कितना हो जाएगा,
विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा के देख लो सर। अब ये कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, अब ये कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है ना इसे y नहीं 2y कर दिया जाए, तो अब बताओ लाभ कितना होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करो सर, ये लाभ होगा। तो क्या कह रहा है कि लाभ 3 गुना हो जाएगा। अब ये जो लाभ है ना, इस लाभ का की जगह गुणा करोगे ना, का 3 गुना हो जाएगा। 3 का गुणा करना, 3y माइनस 3x बराबर 2y माइनस x। हाँ भाई, माइनस 3x इधर लाओगे प्लस का 3x तो कितना 2x, प्लस का 2y इधर लाओगे माइनस का 2y तो कितना y। यानी कि दोस्तों ये y जो है x का दोगुना है, ये y जो है x का दोगुना है। समझ गए बात को भाई? ये y जो है दोस्तों x का दोगुना है, ये y जो है x का दोगुना है। x अगर 100 तो y जो है x का दोगुना है। भैया 100 रुपए की चीज है, 200 में बेचेगा तो कितना लाभ हो रहा है? पूरे के पूरे 100% का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? पूरे के पूरे 100% का लाभ हो रहा है। एकदम सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है, इसमें तो कोई ज्यादा माथाफोड़ी थी नहीं, बिल्कुल एकदम आसान सा प्रश्न डल गया ये आपके, उड़ा दिया होगा आप सभी ने। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 4000 रुपए का निवेश है, 2 भागों में आपको बांटना है। ठीक है भाई, बांट देंगे। पहले भाग को 3% पर दिया है, दूसरे भाग को 5% पर दिया है। पहले भाग को 3% पर, दूसरे भाग को 5% पर दिया है। पूरे निवेश पर सरल ब्याज 144 रुपए मिला है। कितना? तो ये निकाल लो कितना परसेंट मिला है। ये 144 मिला है कितने से? 4000 से। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 2 0 2 0, 4 का भाग दे लेना है भाई। 4 3 12 और 2 बचा, 4 6 24, 1 0 1 पॉइंट लगा दो। पूरे निवेश से कितना मिला? 3.6, इसे बीच में रख दो। 3.6% इसे बीच में रख दो। लग गया? मिश्रण, एलिगेशन, सब समझदार हो, आराम से कर लोगे। पहले हिस्से से 3% मिल रहा था, दूसरे से 5%, और इन दोनों से औसतन 3.6% मिला। अब 3 और 3.6 का अंतर 0.6, 5 और 3.6 का अंतर 1.4, पॉइंट से, हाँ भाई, पॉइंट से पॉइंट गया, हाँ भाई, 2 से 3, 2 से 7, 7:3 में बांट दो इसको। ठीक है भाई, तो पहले भाग की राशि सीधा बांटना दिमाग में, 7 और 3 10, 10 का भाग दो 400 बार, 400 का गुणा 2800 तो पहले भाग की, 400 का गुणा 1200 दूसरे भाग की। लेकिन ये तो पहले भाग की तो पूछ रहा, तो 2800 पे ही टिक लगा दो। सिंपल। क्लियर है भाई? कोई जल्दबाजी में कैलकुलेशन बिगड़े तो तुरंत ध्यान रखना, ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। ये एक संख्या, इसका वर्गमूल, वैसे तो खैर इस टाइप का प्रश्न आपसे टकराएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर टकरा जाता तो कभी भी इतनी बड़ी संख्या का वर्गमूल नहीं निकालना अपने को, कभी भी इतनी बड़ी संख्या का वर्गमूल नहीं निकालना। इसकी एक सीधी सी ट्रिक होती है और सब लोगों को पता भी होगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस ट्रिक है। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, 11 का वर्ग कितना होता है भाई? 121। दोस्तों 111 का वर्ग कितना होता है? हाँ भाई, वैसे तो आपको पता होगा, जैसे 11 का वर्ग यानी 11 गुणा 11 है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं अपन? कैसे लिखते हैं भाई कि सर दो संख्याएं 1 2, अब घटते हुए क्रम में लिख दो। अच्छा 111 गुणा 111 करना है सर, तो 3 संख्याएं 1 2 3, सर अब घटते हुए क्रम में लिख दो। अब जैसे मान लो 1111 गुणा 1111, कितनी? 4 संख्याएं 1 2 3 4, अब घटते हुए क्रम में लिख दो, अब घटते हुए क्रम में लिख दो। तो वैसे ही सोचो, वैसे ही सोचो। हाँ भाई, तो यहाँ पे देखो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं, अब घटते हुए क्रम में लिख दिया। तो 7 1 के कहाँ दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑप्शन डी हो जाएगा भाई आपका। गिनने में गलती मत करना, ये भी ऐसा ही लग रहा है, गिनने में गलती मत कर देना। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, 2 संख्या तो 1 2 फिर घटते क्रम में, 3 संख्या 1 2 3 फिर घटते क्रम में, 4 संख्या 1 2 3 4 फिर घटते क्रम में। तो इस कितनी संख्या होगी? 7 संख्या फिर घटते क्रम में, यानी 7 बार 1 1 के आए होंगे। सिंपल, याद रख लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण ए 55 डिग्री है। दोस्तों ये त्रिभुज ए बी सी, कोण ए बता रहा है कितना? 55 डिग्री। तो बी और सी पर बाहरी कोण यानी बाह्य कोण, बी पर बाह्य कोण ये वाला, सी पर बाह्य कोण ये वाला। ठीक है भाई। दोस्तों एक बात बताओ यार, एक बात बताना यार, ये जो बाह्य कोण है अंत्य के नहीं, अंत्य अभिमुख के योग के बराबर होगा। ये ए और सी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ए और सी के। दोस्तों ये जो बाह्य कोण है इन दोनों के बराबर होगा, ए और बी के बराबर होगा। आपको इनका योग ही तो चाहिए, ए प्लस सी और ए प्लस बी, इसका योग ही तो चाहिए। तो हाँ भाई, तो देखो ए बी सी, ए बी सी इन तीनों का योग तो 180,
प्लस ए और ए कितना है 55, तो 180 में 55 जोड़ दो कितना 235 आ जाएगा, 235 235 आ जाएगा। आगे देखो, एक नगर है 30 से 45 आयु वर्ग की मृत्यु दर, कहाँ है 30 से 45, ये रहा मृत्यु दर 60,000 में से 300 मर गए, सिंपल है 300 मर गए, कितने में से 60,000 में से, और जनसंख्या है तो प्रति हजार पे निकलेगी 3 0 3 0 1 0 1 0, 6 का भाग 30 में सिंपल 5, लेकिन क्या बोलोगे प्रतिशत नहीं प्रति हजार, क्या बोलोगे दोस्तों प्रतिशत नहीं प्रति हजार। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सरलीकरण का प्रश्न है, कोई खास बात नहीं है। देखो का और भाग में से पहले का को ही सॉल्व करोगे तो 1/5 भाग 13 नंबर बाद में लेंगे, यहाँ का को सॉल्व करो तो 1 एकम 1 5 पंजे 25। हाँ भाई पहले का को सॉल्व करोगे तो 1/25 भाग 1/5 करवाओ सॉल्व, 1/5 भाग की जगह गुणा आने वाली संख्या का उल्टा हो जाएगा, ठीक है भाई 1/25 भाग की जगह गुणा आने वाली संख्या का उल्टा हो जाएगा, तो ये तो कितना बन गया भाई 5, ठीक है बटा में 1 रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई क्लियर। और ये कितना बन जाएगा 1/5, तो दोस्तों 5/1 गुणा ये भिन्न है उल्टा गुणा कर दो 5/1, तो 5 पंजे 25 पर टिक लगा दो, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी। एक और फुल टॉस बॉल आपके लिए, और निश्चित रूप से आपने ग्राउंड बाउंड्री के पार पहुंचाया ही होगा, ग्राउंड के पार पहुंचाया ही होगा। चलो आगे देखते हैं। यदि 2r बराबर h प्लस स्क्वायर रूट के अंदर है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर r अनुपात h, सिंपल है यार, ये वर्गमूल कैसे हटेगा, वर्ग करने पड़ेगा सर, तो वर्ग कर दो। एक काम करो h को पहले इधर लाओ, 2r प्लस का h इधर लाओगे तो माइनस h बराबर में क्या चीज है ये r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो इसका स्क्वायर करो 2 दूना 4r स्क्वायर माइनस प्लस h स्क्वायर बाई a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2r गुणा h, 2 दूना 4rh बराबर, इसका वर्ग करोगे तो वर्गमूल कट जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है दोस्तों ये प्लस का h स्क्वायर इधर लाओगे तो माइनस का h स्क्वायर, तो ये कट नहीं जाएगा क्या, बोलो कटेगा सर। प्लस का r स्क्वायर इधर लाओगे माइनस का r स्क्वायर, ये तो 3r स्क्वायर माइनस का इधर आके 4rh, दोस्तों एक r तो कट ही जाएगा, तो क्या बचा 3r बराबर 4h। अब क्या पूछा था आपसे r अनुपात h, तो r का मान तो 4 हो जाएगा और h का मान 3 हो जाएगा, तो 4:3 कहीं है क्या, डी ऑप्शन में है सब 4:3। क्लियर है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, और वस्तु बेईमानी देखो निकम्मे की क्रेमुल पर ही बेचने का दावा कर रहा है। 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तोल रहा है, कितनी बेईमानी कर रहा है 100, यानी 100 बचत कर रहा है, 100 का लाभ कमा रहा है। 1 किलो की जगह 900 तोल रहा है, यानी 100 तो बचा लिए, 100 का तो लाभ कमा लिया। खुद की दुकान से कितना तोला है, खुद की जेब से कितना लगा 900, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, चाहे किताबी सूत्र बेईमानी बटा तोल गुणा में 100, 2 0 2 0 100/9, 100/9 सिंपल, 100/9 एकदम सिंपल है। क्लियर भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, p माइनस क्यू बराबर -8 है, पी क्यू बराबर 12। दोस्तों देखो p माइनस क्यू बराबर -8 है, p गुणा q बराबर 12 है, तो पी क्यू माइनस क्यू को ये आपसे पूछा है। वैसे ही सोच के बता दो यार, दो संख्या वैसे ही बता दो, पूरा तो क्या ही सॉल्व करवाओगे। दो संख्या गुणा करने पे 12 आ रहा है, जोड़ बाकी से 8 आ रहा है, तो 6 और 2 हो सकती है, 6 और 2 हो सकती है, 6 और 2 8 होता है, 6 दूना 12। बस अब साइन ही तो सेट करने भाई, 6 दूना 12, 6 और 2 8, अब केवल चिन्ह ही तो सेट करने, तो 6 और 2 से -8 लाना है आपको। -8 कैसे लाएंगे, देखो p को तो माइनस का 6 ले लो, q को प्लस का 2 ले लो, तो माइनस का 6 और माइनस का 2 हो गया -8। मैंने क्या कहा था, p को माइनस का 6 लो, q को 2 लो, और 2 का गुणा -6 से करोगे तो आ जाएगा भाई। अब pq माइनस q को है, pq माइनस q, तो -6 का क्यूब करना है आपको एक, तो और एक आपको 2 का क्यूब करना है भाई। तो -6 का क्यूब 6 गुणा 6 गुणा 6, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा माइनस का 216 और 224 है क्या ऑप्शन में, माइनस का 224, बिल्कुल जी हाँ साहब बी ऑप्शन है।
माइनस का 224। तो पूरा मत करना, पूरा कहीं पहले स्क्वायर वगैरह करो, फिर वहां से ए क्यू माइनस बी क्यू वाले फॉर्मूले में इसको ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में तोड़ो। ना 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 ना, जरूरत ही नहीं है, सिंपल सिंपल इसी तरीके से करना है, ठीक है ना। बेसिक जो करना चाहे इसका स्क्वायर करना, क्या होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, एक pq इधर से टूट जाएगा, ठीक है भाई। और फिर उसको खोलना पड़ेगा a माइनस बी, यानी कि ये -8 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी जो हमने पहले निकाला। जरूरत नहीं है, आप तो संख्या सोच के करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छी तरह फेंटी गई ताश की गड्डी, ये लाइन जरूर आती है ताश की गड्डी में, अच्छी तरह फेंटी गई मतलब जो अपन पहले नीचे ताश के पत्ते लगा लेते थे ना, बेईमानी वो नहीं करनी है। ये स्पष्ट तो कह नहीं सकता, बाकी घुमा के बात अल्टीमेटली वही कह रहा है। अच्छी तरह फेंटी गई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, केवल एक पत्ता निकालना है। इस पत्ते के बादशाह या हुक्म का पत्ता होने की, तो दोस्तों हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13। अब इसका बादशाह तो इनमें आ जाएगा, तो अब बचे बादशाह कितने 3। भाई हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13, अब हुक्म का बादशाह तो इनके अंदर ही आ गया। अब और बादशाह कितने बचे 3, तो 13 और 3 16, कितने में से 52 में से, 4 से 4, 4 से 13, तो 4/13 इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होगी, 4/13। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। बस के एक पहिए की त्रिज्या 70 सेमी है, रेडियस 70 और ध्यान रखना सेमी है। इसे 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए प्रति मिनट 1 मिनट में कितने चक्कर लगाने होंगे। मुझे क्या पता कितने चक्कर लगाने होंगे। दोस्तों एक बात बताओ आप तो मुझे, एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है परिधि के बराबर 2 पाई r, लेकिन 70 सेमी, ध्यान रखना सेमी को मीटर में बदलना चाहूं तो 100 का भाग देना पड़ेगा। क्यों बदला साहब, क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे अपन। दोस्तों वापस सुनो, एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है, यहां से स्टार्ट हुए वापस घूम के यहीं आ गए, तो परिधि 2 पाई r। चक्कर कितने लगाए मुझे नहीं पता साहब, ये दूरी आ गई। और दूरी कैसे निकालोगे, चाल गुणा समय, समय कितना है प्रति मिनट यानी 60 सेकंड। 66 किलोमीटर प्रति घंटे था, इसको हमने 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया, और इसलिए इसको भी सेकंड। देखो यहां सेकंड तो यहां भी सेकंड ही लिखा, मीटर तो मीटर ही लिखा, बस काम खत्म। इसको काट पीट लो, हो गया काम फ्री। बस इतना सही है और कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो दोस्तों 22 से 3 बार जाएगा, ठीक है भाई। 0 से 0, 7 से 7, दोस्तों 2 से 5, तो x बराबर 3 गुणा 6, 18 से 18। हाँ भाई 5 पंजे 25 और 0 लगा देना, कितना 250। कितना हो जाएगा भाई 250। क्लियर है सबको, अरे क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते। चलो भाई तो देखो अगला प्रश्न पढ़ो, देखे क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए तथा बी की वार्षिक आय 3:2 में। अब इसके दो तरीके होते हैं। देखो जो इनकम है वो 3:2 में है, मान लो 3x और 2x। खर्चे 5:3 में है, खर्चे 5:3 में, मान लो 5y और 3y। और प्रत्येक बचत कितनी कर रहा है 1000 की। तो देखो भाई इनकम में से खर्चा घटा दो, बचत आ जाएगी। ऐसे इधर इनकम में से खर्चा घटा दो, बचत आ जाएगी। एक तो दोस्तों तरीका ये है, इसे सॉल्व कर लेना। कर लोगे इतना तो फिर करती हो, या फिर एक मेरी बात मानना और इस प्रकार का जो भी प्रश्न टकरा है ना, देखो इनकम 3:2 में, खर्चे 5:3 में, बचत कितनी कर रहा है प्रत्येक 1000 की। नीचे वाले के क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर लिखना है। क्या कह रहा हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर 5000 3000, 5000 3000 लिखना, अंतर ये ध्यान रखना। ऊपर वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 9, 2 5 10, 10 और 9 लिखना, अंतर ये कितना आ जाएगा 2000, ये कितना है 1, कितना आ गया 2000। बस जो ऐसे जब वहां सॉल्व करोगे ना तो यहाँ भी आपका x बराबर 2000 आएगा, ध्यान रखना। यहाँ भी आपका जब सॉल्व कर लोगे तो x बराबर 2000 आएगा। फिर 2000 का गुणा, इसका पूछा तो यहाँ कर देना, इसका पूछा तो यहाँ कर देना। a का पूछा है, ये a है ये b है, तो 2000 का गुणा यहाँ कर दो। तो 2000 गुणा यहाँ करोगे, 2000 गुणा 3 कितना हो जाएगा भाई 6000। यहाँ भी x बराबर यही आएगा सेम। तो 100% ऑथेंटिक है, यहीं से खींचा हुआ है। तो आपकी मर्जी है, बेसिक से कर लेना चाहे डायरेक्ट ही कर लेना। क्लियर भाई।
चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कौन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बहुत सिंपल सा प्रश्न, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। देखो समझो, एक बात बताओ, ये दोनों समांतर हैं, ठीक है भाई। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ इस तरीके से बना दूं यहाँ पे, ठीक है ना, तो दोस्तों ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला 90 और ये वाला कितना 90। अब 90 में देखो, एक तो ये जुड़ेगा 90 में, एक ये, तभी तो अल्फा और बीटा होगा। अल्फा 90 और ये भाई, अल्फा तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 90 हो गया, 90 के बाद में ये और जुड़ेगा। ऐसी बीटा में 90 के बाद ये जुड़ेगा, तो 90 90 तो आएंगे, ठीक है, प्लस अब ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, ठीक है भाई, ये तीनों आपके जुड़ेंगे, ठीक है दोस्तों, तीनों आपके जुड़ेंगे। अब मुझे एक बात बता दो, त्रिभुज के तीन कोणों का योग क्या होता है भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180, तो 180 और 180 कितना हो जाएगा, 360, सिंपल, क्लियर है। अब ये क्यों जोड़ा सर, क्योंकि शीर्षाभुमों के ये आपका गामा, तो ये भी तो गामा होगा, ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे क्या, अरे ये जितना रहेगा उतना ही तो ये रहेगा, तो अपने को एक तो ये चाहिए, अपने को एक ये चाहिए और ये चाहिए, तो ये आधा आधा 90 90 आ गए। अब 90 के साथ ये टुकड़ा चाहिए, 90 के साथ ये टुकड़ा चाहिए और ये टुकड़ा चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है सर, क्लियर भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4 गुना हो रहा है दोस्तों, 5 वर्ष में 4 गुना, तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, समझना बात को। 5 वर्ष में दोस्तों कितना गुना हो रहा है, 4 गुना, 4 गुना यानी 2 की पावर 2, ये घात इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, तो कितने वर्ष में 8 गुना, तो कितने वर्ष में 8 गुना, 8 को क्या लिखोगे, 2 की घात 3, ये घात इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। ये तो वो ऐसा देगा कि ये सेम होगा ही होगा, इसको तो भले काट दो, कोई टेंशन नहीं। अब ये देखो घात कितना गुना है बताओ, ये 3 जो है 2 का कितना, 2 गुना 3 गुना 4, सर 1.5 गुना है, कहीं का कहाँ 2 गुना 3 गुना, 1.5 गुना है सर, कितना गुना है, 1.5 गुना, जितना गुना घात उतना ही गुना समय हो जाएगा, उतना ही गुना समय हो जाएगा, तो 5 का 1.5 गुना 7.5, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7.5, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है भाई, 7.5। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार वस्तु क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता, देखो निकम्मा फिर आ गया, आज तो 2 क्वेश्चन हो गए इसके, लेकिन वह खरीदते समय, देखो कितना निकम्मा है, खरीदते समय 19% की बेईमानी और बेचते समय भी 15% की बेईमानी। पहले तो ये ध्यान रखना, यहाँ बेईमानी है, लाभ नहीं है, समझ गए बात को, बेईमानी और लाभ दोनों अलग अलग चीज होती है, तो डायरेक्ट यू मत कर देना, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई बटा 100, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ये लाभ कहता ना, 19 का लाभ 15 का लाभ, तो सही होता, लेकिन लाभ नहीं बेईमानी का है, तो इसको बहुत प्यार से करना है अपने को। देखो खरीदते समय 19% की बेईमानी, मतलब क्या, 19% की बेईमानी का मतलब खरीदते समय दोस्तों, खरीदते समय 19% की बेईमानी यानी 100 ग्राम जब लेने जाएगा तो 119 ग्राम लाएगा। बेचते समय 15% की बेईमानी, बेचते समय यानी 100 ग्राम बेचेगा तो 15 की बेईमानी यानी 100 ग्राम जगह 85 ग्राम बेचेगा, जब जाएगा तब तो 19% एक्स्ट्रा लाएगा और बेचेगा तो 15% कम बेचेगा। तो बताओ इसने फिर प्रॉफिट कितना अर्न कर लिया, लाया 119 है लेकिन दे 85 रहा है, तो बीच की बचत कितनी होगी, 34। अब ये बताओ आप तो कि खुद के जेब से दुकान से माल कितना जा रहा है, खुद के पैसे कितने लग रहे हैं, खुद की जेब से तो 85 जा रहा है, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 17 से 2, 17 से 5, 5 से 20, 20 दूना 40, तो आंसर सही इसका रहेगा 40। और इस प्रश्न पर कोई ना कोई डिबेट आप लोगों से कर सकता है, ये 100% ऑथेंटिक है, ठीक है ना, 100% ऑथेंटिक है, मैं मेरे यहाँ सिग्नेचर कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, इसका गलती से भी 36.85 नहीं करना है, इसका सही आंसर क्या रहेगा 40%, क्योंकि वहां बेईमानी है, लाभ नहीं कह रहा है। जब आप इसको एक लाइन जैसे ये करोगे ना, बेचते समय 15 की बेईमानी, तो यहाँ लाभ अलग आएगा 15 बटा 85 गुणा 100 और फिर 19 का लाभ और ये लाभ, तब आप ये करोगे तो भी आपका 40 ही आ जाएगा, डायरेक्ट वो मत करना, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे तो खैर क्या बढ़ते हैं, थैंक यू।
तो ये आपके क्वेश्चन 20 थे दोस्तों। बहुत अच्छी पहल किरण मैम ने आप लोगों के लिए की हुई है, जो आपके लिए संस्कृत समृद्धि से एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। और इनके सॉल्यूशंस भी बहुत बड़ी बात होती है, फैकल्टी मैनेज करना, हम समझ सकते हैं इस बात को, फैकल्टी मैनेज करना और ये सॉल्यूशंस रेडी करवाना। तो देखिए, जब इतना बड़ा प्रोग्राम चलता है और इस टाइम पीरियड में, जब आप टाइम पीरियड देख पा रहे हो, तो इस टाइम पीरियड में थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स कई बार रह जाती हैं। जैसे कि जो भाई एक ऑपरेटर है और इतना सा तब बड़ा काम होता है ये, अब उसको मैंने बोला मान के चलो कि भाई हाँ भाई आंसर लिख A B A C D, अब उसको मैंने बोला D, उसको सुन गया B। तो एक दो इस तरीके की सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं। आप जानते हो कि एग्जाम भी जो अपन आरपीएससी का एग्जाम देते हैं वो कौन सा पूरा का पूरा एकदम सही आ जाता है, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन में एरर तो आती है। तो मानवीय भूल जितनी भी होती है उनको आप क्षमा करने का कष्ट करें और ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन करें। वो प्रोत्साहन आप कैसे करोगे? ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है कि भाई फलाना फलाना सर वहां पढ़ा रहे हैं उनके, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एहसान तो करना मत कि चल तू भी क्या याद रखेगा, मैं 10 लोगों को बोल दिया कृष्णा तेरे लिए ना। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लग रहा है, सच में आपको सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज आप ये शेयर करेंगे। ठीक है भाई दोस्तों, चलिए थैंक यू सो मच। और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करवाना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करनी है और संस्कृत समृद्धि क्लासेस का जो ये ऐप है, इस ऐप को ज्यादा से ज्यादा आपको प्रमोट करना है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, संस्कृत समृद्धि क्लासेस में आपका स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप लोग मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं और मॉडल टेस्ट पेपर में सारे प्रश्न कर चुके हैं, अब बचते हैं अंतिम क्षण की ओर, जो आपके विज्ञान और गणित की शिक्षण विधियों के प्रश्न हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। पेपर में भी ऐसा ही होने वाला है और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं भी कक्षा में सबसे लास्ट में आ रहा हूं और पेपर में भी शिक्षण विधियां सबसे लास्ट में ही आती है। हम शिक्षण विधियों के प्रश्न को ही ढंग से सॉल्व नहीं कर पाते, भले हम लास्ट में आए लेकिन हम सर्वश्रेष्ठ आंसर निकाल कर ही जाएंगे और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करके जाएंगे। चलिए बात करते हैं विज्ञान गणित की शिक्षण विधियों के प्रश्न की ओर बात करते हैं, जो आप लोगों ने सही किए होंगे। आशा में करता हूं कि आप लोगों के उत्तर सही साबित हुए होंगे। चलिए बात करते हैं 136 प्रश्न की। बालक का वह गुण जिसमें किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाता है। कि बालक का वह गुण जिसमें कोई भी बालक है जिसमें वो कोई नई नई चीजों का निर्माण कर लेता है। अगर बालक ने कोई भी नई चीज का निर्माण किया है तो बालक का क्या गुण कहलाता है? सृजनात्मकता, बुद्धिमत्ता, असमानता या पिछड़ापन। बात की है नए की बात की, कुछ नए करने की बात करिए तो पिछड़ापन तो नहीं हुआ, असमानता नहीं हुआ। वो मंद बुद्धिता का मतलब तो हुआ है बच्चा वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है। तो यहां सही आंसर बढ़ता है क्रिएटिविटी करना, सृजनात्मकता। बच्चा कौन कोई क्रिएटिविटी करते? हम लोगों ने भी बचपन में किया था। घर के बाहर अगर रेत पड़ी थी, रेत में पांव डालकर हमने झोपड़ी बना दी थी। काफी सारे खेल खेले हैं हमने, मिट्टी के से कई प्रकार के रसोई के बर्तन बनाए। हमने जो घरेलू की जो खराब वस्तु है उनको इकट्ठा करके हमने बहुत सारी चीजें बनाना सीखा है। तो ये सब सीखना क्या कहलाता है? वो हमारे अंदर एक गुण है, वह गुण हमारा क्या कहलाया? सृजनात्मक कहलाया। तो बालक का वह गुण जिसने नवीन वस्तु का निर्माण किया वह गुण क्या कहलाया? हमारा सृजनात्मकता कहलाया। चलिए बड़ा प्रश्न आया साथियों, विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग की निम्नलिखित में से क्या समस्या नहीं है? याद रखिएगा, प्रश्न पड़ेगा, एक ही शब्द है हमको चेंज कर रहा है कि विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग करने में क्या समस्या नहीं है। समस्या पूछी है लेकिन कौन सी है? नहीं है, वो पूछा है। क्या है? बच्चों में इनके प्रयोग से आत्मविश्वास पैदा होता है। पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करने से क्या बच्चों में वास्तव में आत्मविश्वास पैदा होता है? आओ चर्चा करते हैं। इससे बच्चों में इनके प्रयोग में से उचित दृष्टिकोण पैदा होता है। फिर तीसरा ऑप्शन है, बच्चों में इनके प्रयोग से शिक्षण संबंधी रुचि का अभाव पैदा होता है और बच्चों में इनके प्रयोग से स्व शिक्षा का दृष्टिकोण पैदा होता है। प्रश्न पूछा है क्या समस्या नहीं है? यहाँ
नहीं वाली समस्या पूछनी है तो वो निकालनी है, तो यहाँ बच्चों में इनके प्रयोग से शिक्षण संबंधी रुचि का अभाव पैदा होता है। यह नहीं, पैदा तो होगा ही नहीं, तो यहाँ आंसर हमारा बैठता है सी ऑप्शन कि बच्चों में इनके प्रयोग से शिक्षण संबंधी रुचि का अभाव पैदा नहीं होगा। अगर जितना पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक का उपयोग करेगा उतना वो बच्चा ज्यादा रुचि लेगा शिक्षण दी। अगर शिक्षक उपयोग करता है तब भी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा अपना शिक्षण प्रभावित कर पाएगा और अधिक से अधिक कर पाएगा। अगला प्रश्न है विज्ञान शिक्षण की किस विधि में, मेथड का प्रश्न है साइंस संबंधी, विज्ञान शिक्षण की किस विधि में छात्र स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं? ऐसी कौन सी विधि है विज्ञान में जिसमें छात्र स्वयं, विद्यार्थी स्वयं ही कोई बहुत सारे उपकरणों को व्यवस्थित कर देते हैं, फिर उन उपकरण का निरीक्षण करते हैं, प्रेषण कर लेते हैं और विश्लेषण कर लेते हैं, पूरा उस उपकरण से संबंधित प्रयोग करके उसका उपयोग करके एक प्रयोग कर लेते हैं। वह विज्ञान की कौन सी विधि कहलाती? प्रयोगशाला विधि कहलाती है, प्रदर्शन विधि कहलाती है, प्रयोजन विधि कहलाती है या समस्या समाधान विधि कहलाती है? यहाँ समस्या समाधान नहीं है, क्योंकि शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्र उपकरणों को व्यवस्थित कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, उसका प्रेषण कर रहा है और विश्लेषण कर पा रहा है, तो 100% उस विद्यार्थी ने प्रयोगशाला में गया होगा और प्रयोगशाला में जाकर उस उपकरण का इस्तेमाल किया होगा। तो यहाँ आंसर आता है हमारा साथियों, प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थी उपकरणों को व्यवस्थित करना सीख जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। आशा करता हूं आप लोगों ने सही आंसर दिए होंगे साथियों। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान शिक्षण का महत्व नहीं है? विज्ञान शिक्षण का इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रश्न पूछा, विज्ञान शिक्षण का महत्व है। समझ चाहता हूं फिर से आपसे कि निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान शिक्षण का महत्व है? बच्चों की अवबोध क्षमता का विकास करना, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, बच्चों में साहित्य के कौशल का विकास करना, और डी ऑप्शन है उपयुक्त ए और बी दोनों। यहाँ साथियों 3 उत्तर दिए हैं, 3 में से आपको निकालना है सर्वश्रेष्ठ आंसर कि विज्ञान शिक्षण में क्या इंपॉर्टेंस है, विज्ञान शिक्षण, विज्ञान पढ़ाने का क्या इंपॉर्टेंस है शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को पढ़ाने का। विज्ञान पढ़ा गया तो बच्चों में अवबोध क्षमता का विकास 100% होगा, वो तुलना कर पाएगा, वो व्याख्या कर पाएगा, वो विश्लेषण कर पाएगा, है ना। तो यहाँ अवबोध क्षमता का विकास होगा कब? जब विज्ञान शिक्षण शिक्षक द्वारा कराया जाएगा। राइट ऑप्शन। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साथियों अपन यहाँ विज्ञान शिक्षण करा रहे तो 100% विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास तो होना ही सुनिश्चित है। ठीक है, ये ऑप्शन भी राइट। फिर पूछ कहा है कि बच्चों में साहित्य के कौशल का विकास होना। विज्ञान शिक्षण में साहित्य वाली भावनाएं कम पनपती है, तो यहाँ विज्ञान शिक्षण से बच्चों में साहित्य कौशल का विकास होना यह नहीं है। और सही अब उत्तर आता है हमारा डी ऑप्शन, ए एवं बी दोनों ही सही है, जो हम लोगों ने सही कर लिए। उपयुक्त ए और बी दोनों ही हमारे सही उत्तर कहलाते हैं विज्ञान शिक्षण में इंपॉर्टेंस के अंतर्गत। अगला प्रश्न 140वां प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में शैक्षिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है। कोई भी शैक्षिक उपचार किया गया तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अब शैक्षिक उद्देश्य क्या, कौन से? निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, जो शैक्षिक उद्देश्य के रूप में है, उससे संबंधित प्रश्न है। विज्ञान शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या है? बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, शैक्षिक कमजोरियों के कठिनाइयों और दोषों का निवारण करना, बच्चों बालकों की अशुद्धियों का निराकरण करना, और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो प्रश्न पूछा है, आंसर यहाँ सामने है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। प्रश्न पूछा है शैक्षिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? निदानात्मक परीक्षण या शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण जो शैक्षिक उपचार के अंतर्गत आते हैं, तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि शैक्षिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण करना।
ये हमारा सही उद्देश्य है ना। तो बालकों की अशुद्धियों का निराकरण करने से ज्यादा हमारा शैक्षिक कठिनाई और दोषों का निवारण करना आंसर सटीक बैठता है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया हमारा, बी ऑप्शन हो गया है। अगला प्रश्न 141वां प्रश्न, पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन, किताब से संबंधित प्रश्न है। पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन तथा गुणवत्ता सुधार की दिशा में कौन सी संस्था कार्यरत है। प्रश्न ये पूछ रहा है साथियों कि गणित विज्ञान की जो किताब है उस किताब के मूल्यांकन में, उस पुस्तक के मूल्यांकन में और उस पुस्तक में गुणवत्ता में सुधार करना है कि अच्छे से अच्छे पाठ विद्यार्थियों के सामने रखे जाए और उन पाठ के साथ शिक्षक द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री तथा शिक्षण विधियों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, शिक्षण अच्छा प्रभावी होना चाहिए, उन सब के लिए अच्छा कार्य कराया जाना चाहिए। ये कार्य करने के लिए ऐसी कौन सी संस्था हमारे यहाँ पर कार्यरत है उसके संबंध में पूछा है। एनसीईआरटी है, माध्यमिक शिक्षा आयोग है, यूजीसी है या बीएसईआर है। यहाँ पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाली संस्था अगर केंद्र स्तर पर और भारत स्तर पर देखें तो वो है हमारी एनसीईआरटी, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी, 1961 में। 1961 में जो हमारी एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी वही एनसीईआरटी संस्था पाठ्य पुस्तकों मूल्यांकन एवं गुणवत्ता सुधार की दिशा में कार्य कर रही है। माध्यमिक शिक्षा आयोग तो हमारा दलपत सिंह कोठारी का आयोग जिन्होंने शिक्षा संबंधी कुछ उद्देश्य दिए हैं, कुछ सुझाव दिए हैं, वो है यूजीसी जो हमारे उच्च स्तरीय शिक्षा, उच्च शिक्षा कॉलेज शिक्षा की बात करती है, और बीएसईआर जो हमारा अजमेर में है, ये तो हमारे माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं कंडक्ट कराता है, वह संस्था है। तो यहाँ पाठ्य पुस्तक में मूल्यांकन और गुणवत्ता सुधार का काम हमारा एनसीईआरटी करता है। किस स्तर पर करता है ये एनसीईआरटी, तो ये कहलाता हमारा केंद्र स्तर पर। किस स्तर पर कर रहा है हमारा, केंद्र स्तर पर करता है। और अगर प्रश्न पूछ ले राज्य स्तर पर कौन है, राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर RSCERT, राज्य स्तर पर कौन है, RSCERT। और RSCERT कहां पर है, तो ये हमारे उदयपुर जिले में है। कहां पर है, हमारी उदयपुर जिले में है RSCERT। वो एनसीईआरटी कहां है, नई दिल्ली में। किस स्तर की है, केंद्रीय स्तर की संस्था है। चलिए अगला प्रश्न, बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं। बच्चा जो है वो वातावरण में बहुत अच्छे से सहज रूप से अच्छे से सब कुछ सीख लेता है यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है। बच्चा कब सहज रूप से सीख पाएगा, जब शिक्षक का व्यवहार बच्चे के प्रति अनुकूल होगा। अच्छा व्यवहार शिक्षक विद्यार्थी के साथ करेगा तो 100% वातावरण में बच्चा सहज रूप से सीख लेता। उपयुक्त कथन दर्शाता है, ये जो कथन है किसके लिए दर्शाता है उसका आंसर देना है। शिक्षक के व्यवहार के महत्व को दर्शाता है, वातावरण के शुद्ध वायु को दर्शाता है, बच्चों की चतुराई को दर्शाता है, वो शिक्षण की विशेषताओं को बताता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा है कि शिक्षक से संबंधी कि बच्चा वातावरण में सहज रूप से सीख लेता है। कब सीख पाएगा, जब शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल होगा। किसका व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार। मेरा व्यवहार आपके प्रति, यहाँ आने वाले सभी शिक्षक का व्यवहार आपके प्रति अगर अनुकूल है तो आपका माइंड पॉजिटिव चलेगा और पॉजिटिव चलकर आप प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे, आप अधिगम ज्यादा कर पाएंगे और आप अपनी परीक्षाओं को पर सफल हो पाएंगे। तो शिक्षक का प्रतिकूल की जगह अनुकूल व्यवहार विद्यार्थी के साथ रहा 100% विद्यार्थी शिक्षक के व्यवहार के महत्व को दर्शाता है। जितना शिक्षक अच्छा फ्लेक्सिबल वाला होगा उतना शिक्षण कक्षा में अधिक प्रभावी होगा और विद्यार्थी उतना ही ज्यादा अधिगम कर पाएंगे। तो शिक्षक के व्यवहार के इंपोर्टेंस को यह दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है,
अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना, पिछड़े बालकों की पहचान करना, छात्रों की कमियों के आधार पर उनकी शैक्षिक निर्देशन देना, उपयुक्त सभी। यहाँ निदान परीक्षण का उद्देश्य पूछा है, यहाँ साथियों उपयुक्त सभी दे दिया, तो मेरे हिसाब से अधिकांश लोगों ने भी उपयुक्त सही भी कर दिया होगा, लेकिन थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, क्या उपयुक्त सभी सही है या नहीं। आओ चर्चा करते हैं। पूछा है निदान परीक्षण। निदान परीक्षण में क्या है? उद्देश्य अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में सुधार लाना। अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में कब सुधार लाएंगे? कि जब विद्यार्थी की कमजोरी का पता लगा, वो कमजोरी का पता लगा, उसका सुधार करने के लिए, दूर करने के लिए हम जो शिक्षण करेंगे वो उपचार शिक्षण करने के बाद अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाने की जरूरत होती है। तो निदान परीक्षण का उद्देश्य अध्ययन अध्यापन की में प्रक्रिया में सुधार लाना नहीं है, तो उपयुक्त सभी भी नहीं है। फिर बात छात्रों की कमियों के आधार पर उनको शैक्षिक निर्देशन देना। कमियां पता लग गई कि कमियां बच्चे तेरे में आप में यह है, उन कमियों को पता लगा लिया, पता लगाने के बाद आपने शैक्षिक उद्देश्य का निर्देश दिए, तो वो तो हमारा उपचारात्मक शिक्षण कहलाया। तो यहाँ बैठता है निदान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि पिछड़े बालकों की पहचान करना। किसकी पहचान करना? पिछड़े बालकों की पहचान करना, कि कौन सा बालक उस विषय में पिछड़ गया है, क्यों पिछड़ा है, किस कारण से पिछड़ा है, उसकी क्या कमियां थी जिससे वो बच्चा पिछड़ गया, उसका पता लगाना निदानात्मक परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य कहलाता है। तो यहाँ सही आंसर हमारा बी ऑप्शन है, डी ऑप्शन नहीं है। थोड़ा सा धीरज से धैर्य रखकर सोचने की जरूरत है। अगर आप सोचेंगे शिक्षण के प्रश्न, उतने आप ज्यादा प्रश्नों का जवाब सही कर पाएंगे, और यही प्रश्न आपको मेरिट में यूं ऊंचा ले लेंगे। याद रखिएगा मेरी बात को। आपको हंसी भी आई है, लेकिन याद रखिएगा प्रश्न का जवाब सही देने का प्रयास कीजिएगा। 144 निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? एक प्रश्न है कि 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है, गणित संबंधी, है ना। कि सरोज सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है। अगर सरोज सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही तो क्या उसके साथ गणित चल रही है? राकेश खेत में अपने पिता के साथ काम कर रहा है। मोहन अपने चाचा की दुकान का बही खाता की जांच कर रहा है, और रेखा धूप में सूखे कपड़े को गिन रही है। तो यहाँ बात कर रहे हैं खरीद की बात करते हैं। यहाँ बात करें दुकान के बही खाता की जांच करने की बात करते हैं। यहाँ बात करें कपड़ों को गिनने की बात करें। यहाँ खरीदने की बात आई, बही खाते जांच की बात आई, और गिनने की बात आई। तो ये तीनों ही चीजें गणित से संबंधित है। यहाँ बी ऑप्शन कहता है कि राकेश खेत में अपने पिता के साथ काम कर रहा है। तो यहाँ काम कर रहा है, खेत जोत रहा है, तो वहां गणित की बात कम, और यहाँ 3 ऑप्शन में गणित की बात ज्यादा सटीक बैठती है। क्योंकि सब्जी खरीद रही है तो भाव ताव कर रही है, पैसों का लेन देन है, गणित है। यहाँ दुकान पर चाचा की दुकान बही खाते की जांच कराए, यहाँ भी लेन देन है, तो गणित की बात है। यहाँ कपड़ों में को गिना जा रहा, सूखे कपड़े कितने, गिले कपड़े कितने, तो भी वह गणित की बात है। तो नहीं पूछा है, कौन सा प्रयोग नहीं है, तो नहीं है हमारा बी ऑप्शन नहीं है। चलिए अगला 145 प्रश्न, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है। अगर गणित विषय में समस्या है, उसको दूर करने के लिए एक ज्ञान के प्रति रुचि किसके द्वारा उत्पन्न की जाएगी? ऐसा क्या किया जाए जो गणित विषय में जो समस्या है उस समस्या को दूर किया जा सकता है? कौन सी? क्या शिक्षण विधियों के द्वारा गणित में आने वाली समस्या को दूर किया जा सकता है, प्रेरणा द्वारा, अभिरुचि द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं तो नहीं है। बात करते हैं गणित शिक्षण की समस्या को दूर करना है विद्यार्थी की, न कि शिक्षक की। विद्यार्थी की गणित शिक्षण की अगर कोई समस्या है उसको दूर करने के लिए एक ज्ञान के प्रति, बच्चे के ज्ञान के प्रति हम उसमें और ज्यादा रुचि उत्पन्न करें, और ज्यादा वो रुचि को बढ़ा देवे। ऐसा क्या करे, शिक्षक क्या कर सकता है जिससे बच्चे में वो रुचि उत्पन्न हो जाए, उसको अभिप्रेरित किया जाए। जितना मोटिव किया जाएगा, मोटिवेशन विद्यार्थी को दिया जाएगा, उतना विद्यार्थी ज्यादा
अपने अधिगम को प्रभावी कर सकता है, अधिगम को सुनिश्चित कर सकता है, ज्यादा अधिगम स्थायी कर सकता है। किसके माध्यम से? अभिप्रेरणा के माध्यम से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 146वां। कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। मतलब कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति अगर प्रेरित करना है, उसके लिए निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखा जाना चाहिए? छात्रों से कठिन अभ्यास कराने से गणित विषय के प्रति हम प्रेरित कर सकते हैं। सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना, वो तो देनी है, समान रूप से ही शिक्षा देनी है कक्षा में मोटे तौर पर। छात्रों में आत्मविश्वास की भावना पैदा का विकास करके और छात्रों द्वारा हल की गई समस्याओं में अधिक से अधिक कमी निकालना। अब छात्रों ने जो हल की उनमें समस्याओं में अधिक से अधिक कमी आई, उसको निकालेंगे तो बच्चे गणित के प्रति प्रेरित नहीं हो पाएंगे। छात्रों से कठिन अभ्यास कराएंगे तब भी हम गणित विषय के प्रति प्रेरित नहीं कर सकते। यहाँ क्या ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों में ज्यादा से ज्यादा आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। नहीं, आप गणित विषय को सीख सकते हैं, गणित बिल्कुल सरल विषय, ऐसा विद्यार्थियों में शिक्षक द्वारा कॉन्फिडेंस लाया गया, आत्मविश्वास की भावना को पैदा किया गया, 100% विद्यार्थी गणित विषय के प्रति ज्यादा प्रेरित होगा और गणित विषय के प्रति अपनी रुचि को बढ़ा पाएगा। तो क्या ध्यान रखना है कि छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास किया जाना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है 147वां प्रश्न है, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। यह कथन से आप कितने सहमत हैं? इस कथन से आप कितने सहमत हैं? मूल्यांकन परिणामों के आधार पर, मूल्यांकन किया वो परिणाम आया, परिणाम के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। मूल्यांकन किया और सार्थकता की गई, क्या किया गया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश, आप इस तरह से और आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये सब भविष्यवाणी करेंगे तो आप इसके प्रति आपका कथन क्या सहमत है? आप पूर्णतः सहमत है मूल्यांकन करने से? आप सहमत नहीं है मूल्यांकन करने के लिए? आंशिक रूप से सहमत है या कुछ भी नहीं कह सकते, हम तो वैसा मूल्यांकन के बारे में कुछ नहीं जानते, ऐसा है? नहीं, यह हमारा कथन क्या कहता है? पूर्णतः सहमत है। किसके प्रति? मूल्यांकन के प्रति। ठीक है, तो 147 प्रश्न का आंसर क्या हो गया? एक ए ऑप्शन। 3 क्वेश्चन और है आपके सामने। 148वां प्रश्न है, 148 से यहाँ 48 हो गया। शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए? आपके लिए प्रश्न है कि आप जब भी कोई भी शिक्षण कार्य गणित में या विज्ञान में करा रहे हैं तो आप में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? कौन सा गुण नहीं होना चाहिए शिक्षक आपके लिए? वार्षिक योजना तैयार न करना, गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान होना, अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना और पक्षपात रहित व्यवहार करना। अगर आप गणित विज्ञान के शिक्षक हैं तो आपका कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? ये पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना ये तो होना चाहिए, अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना यह भी आपका गुण होना चाहिए, गणित विषय को का उपयुक्त ज्ञान कराना यह भी होना चाहिए। वार्षिक योजना को तैयार नहीं करना, न करना, अरे वार्षिक योजना तैयार तो करनी है। अगर कोई शिक्षक सत्र के प्रारंभ होने के समय अगर वह किसी भी विषय में वार्षिक योजना तैयार नहीं करेगा तो उसको ही पता नहीं पड़ेगा कि मेरे को अमुक पाठ में किस सहायक सामग्री का और किस शिक्षण विधि का उपयोग करना है। तो सबसे पहले शिक्षक वार्षिक पाठ योजना बनाकर ही अपने शिक्षण को सुचारू रूप से सही ढंग से प्रारंभ कर सकता है। तो शिक्षक का गुण नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए, यहाँ नहीं पूछा इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वार्षिक तैयार न करना। बाकी क्या गुण है? हर शिक्षक को सत्र प्रारंभ होते ही अपने विषय संबंधी वार्षिक पाठ योजना बनानी जरूरी है। सेकंड लास्ट प्रश्न, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्नलिखित में से किस गुण का विकास होता है? गणित का अध्ययन करने से एक बच्चे में कौन से गुण का विकास होगा? किसका अध्ययन करने से? गणित का अध्ययन करने से कौन सा विकास होगा? बच्चे का कौन से गुण का विकास होगा? आत्मविश्वास का,
आत्मनिर्भरता का, तार्किक सोच का और उपयुक्त में से सभी। आपका जवाब बिल्कुल सही आया कि अगर गणित विषय के प्रति बच्चे ने अध्ययन किया तो उस अध्ययन से वो गणित का जो फोबिया, वो डर था, उसका निकल गया। 100 उसके अंदर आत्मविश्वास की भावना बढ़ेगी, आत्मनिर्भर हो पाएगा और तार्किक सोच कर पाएगा और यह आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गणित शिक्षण के उपयोग करने से, गणित का अध्ययन करने से बच्चे में इन तीनों गुणों का विकास कराया जा सकता है। साथियों, अंतिम प्रश्न मॉडल 5 का अंतिम प्रश्न है, छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, वह क्या कहलाती है? अच्छा प्रश्न साथियों। अगर आपने बिना सेटिंग से बीएड की होगी तो 100% इस प्रश्न का आंसर आप दे पाएंगे, क्योंकि यह भी परीक्षण आपने बीएड प्रशिक्षण के दौरान किया है। प्रश्न क्या पूछा है? छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है, उस शिक्षक ने जो कुछ सिखाया उसकी जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित की जाती, उस परीक्षा को क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण और उपयुक्त सभी। यहां शिक्षक ने शिक्षण कराने के बाद अगर उसकी जांच करने हेतु एक एग्जाम लिया तो एग्जाम, वह परीक्षा क्या कहलाई? तो यह उपयुक्त सभी तो नहीं है। निदानात्मक परीक्षण नहीं होता है। निदानात्मक होता है जब कमजोरी का पता लगाते। उपचारात्मक परीक्षण कमजोरी को दूर करने के लिए। यह होता है उपलब्धि परीक्षण, जिसको निष्पत्ति परीक्षण भी कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा ही छात्र विद्यालय में रहकर छात्र की जांच कर ली जाती है और परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। तो उपलब्धि परीक्षण हमारा सही आंसर है। निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा ही विद्यार्थी के मूल्यांकन की जांच कर सकते हैं। तो ये थे साथियों हमारे विज्ञान एवं गणित विषय संबंधी जो आपके 15 प्रश्न शिक्षण विधियों से संबंधित थे। ये सारे प्रश्न आपको यहीं समाप्त हुए। आशा करता हूं आप लोगों ने इन प्रश्नों के जवाब सही, सटीक, सकारात्मक सोच के साथ दिए होंगे। ये तो केवल एक मॉडल है। अब आपको आने वाले समय में रीट के एग्जाम में इसी तरीके से जो मैंने तरीका आपको दिखाया है, उसी तरीके से गलत आंसर को पहले बाहर निकाले, सही आंसर को अंदर रखें और सही में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करके उस प्रश्न को सही सिद्ध करें। आपका सिलेक्शन सुनिश्चित राजकीय विद्यालय की ओर और आप इस बार रीट पार कर सकते हैं। मेथड के प्रश्न सबसे लास्ट में आते हैं। मेरी कक्षा भी सबसे लास्ट में ही, लेकिन यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें मेथड के प्रश्न के लिए समय देवें और समय लेकर इन प्रश्नों को सही करें, क्योंकि ये सारे प्रश्न व्यावहारिक और सकारात्मक सोच पर निर्भर करते हैं। आशा करता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित होने वाला है। मां शारदे से प्रार्थना करूंगा आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो और आप राजकीय विद्यालय में जाकर नए भारत का निर्माण कर पाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।